Hello everybody, a very good morning. My name is Satyam Jain and I welcome you back to Understand UPSC. In this particular video, we are going to deal with the devil. हैं जी, क्या? Deal with the devil, yes. So the 2023 CSAT Quant and Reasoning part, the QLR part, was actually a devil for almost everybody. Almost everybody. Okay, so in this particular video, this particular lecture, we will be dealing with that devil and we will be seeing not just the questions, their answer, their solutions, but also we will be developing an approach कि अगर एग्जामिनेशन में ऐसे कोई क्वेश्चंस आ जाएं, ऐसा कोई पेपर आ जाए तो हमें कैसे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, कैसे क्वेश्चंस को स्किप करने का सोचना है, हाउ शुड वी गो अबाउट इट. देन मोर इम्पॉर्टेंटली आई बी टॉकिंग अबाउट वेरियस पिटफॉल्स. ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है इन द यूपीएससी सीसैट QLR पार्ट. क्वेश्चंस ना बहुत डिफिकल्ट नहीं आते हैं, लेकिन उसमें क्या होगा, बहुत छोटे छोटे से पिटफॉल होंगे जो आपको समझने पड़ेंगे, जो आपको आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे. अगर आपने वो आइडेंटिफाई कर लिए, द विक्ट्री इज योर्स. ठीक है, ज़्यादा डिले नहीं करता हूँ, क्वेश्चंस के साथ साथ समझाते चलूंगा क्या बात कर रहा हूँ. ओके, चलो लेट अस बिगिन. ओके, सो दिस इज द फर्स्ट QLR क्वेश्चन. लेट अस हैव अ लुक एट दिस. Raj has 10 pairs of red, 9 pairs of white and 8 pairs of black shoes in a box. If he randomly picks shoes one by one without replacement from the box to get a red pair of shoes to wear, what is the maximum number of attempts he has to make? ठीक है, उसे क्या करना है, रैंडमली जूते उठाने फ्रॉम द बॉक्स टू गेट अ रेड पेयर ऑफ शूज टू वेयर. उसे रेड पेयर चाहिए. ओके, देयर आर 10 पेयर्स ऑफ रेड शूज, मतलब 20 रेड शूज, 9 पेयर ऑफ वाइट मतलब 18 वाइट एंड 8 पेयर ऑफ ब्लैक मतलब कि 16 ब्लैक शूज. अब सपोज करो ही स्टार्ट्स पिकिंग अप शूज. टोटल कितने हो गए वैसे ये 34, मतलब सबसे पहले जो ये दोनों हैं 34 तो यही हो गए. तो सपोज करो उसने पहले सिर्फ यही शूज उठाए, 18 वाइट 16 ब्लैक, 34 चांसेस गॉन. नाउ अब उसके पास सिर्फ रेड पड़े हुए हैं. वी विल स्टार्ट विद द वर्स्ट केस ना. तो वर्स्ट केस क्या होगा कि वो एक भी रेड उठाई ना पाए स्टार्टिंग में. वो जब भी हाथ डाले उसके हाथ में क्या आए, वाइट आए. जब भी हाथ डाले ब्लैक आए. जब तक वाइट और ब्लैक एग्जॉस्ट नहीं हो जाते, क्योंकि मैक्सिमम नंबर ऑफ अटेम्प्ट पूछा है ना, करेक्ट. तो जब भी वाइट और ब्लैक एग्जॉस्ट नहीं हो जाते तो ऐसे 34 अटेम्प्ट हो गए. नाउ सपोज करो अब ये जो 20 रेड हैं, कोई भी एक पेयर ऑफ शू होता है तो उसमें क्या होता है, एक लेफ्ट पेयर एक राइट पेयर. तो इसमें 10 लेफ्ट होंगे 10 राइट होंगे. और एक पेयर ऑफ शू बनाने के लिए क्या चाहिए होता है, एक लेफ्ट प्लस एक राइट. तो अब मान लो वो दोबारा से निकालना शुरू करे और उसके हाथ में एक लेफ्ट पेयर आए और ऐसे अगले 10 अटेम्प्ट में सिर्फ लेफ्ट ही पेयर आते रहे, तो भी उसका रेड का पेयर ऑफ शू तो नहीं बनेगा ना. टू वियर है ना, पहनना है उसको. उसने ये नहीं लिखा कि 2 रेड शूज, नो, अ रेड पेयर ऑफ शूज टू वेयर. तो वो 10 लेफ्ट उठा लेगा, फिर बचेगा सिर्फ राइट. तो अब जब वो पहला राइट उठाएगा तो उसके किसी एक लेफ्ट के साथ मिलके उसका पेयर पूरा हो जाएगा. तो कितने चांसेस लगे, 34 एंड 10 44 एंड 1 45. इस क्वेश्चन में क्या पिटफॉल था, बहुत सिंपल सा पिटफॉल था. लोग क्या करेंगे कि भाई 18 ये 6 ये मतलब 16 ये 34 और 2 रेड उठाएगा 36. देखो यूपीएससी ने आंसर दिया भी है. दिस इज वॉट हैव टू फोकस अपॉन कि भाई ऐसा कोई पिटफॉल, ऐसी कोई मिस्टेक आप ना करो, ऐसा कोई नंबर आप ना पिक कर लो. बस अगर आपने ये, इतनी छोटी सी बात है ना ये, अगर आपने ये चीज़ पे ध्यान रख लिया कि भाई पेयर ऑफ शूज टू वेयर, अगर आपने इतनी छोटी सी बात को पकड़ लिया, आपके 2.5 मार्क्स पक्के हो गए. इतने इजी क्वेश्चन में कितना देर लगा बताओ इसमें. गेटिंग इट. चले, in how many ways can a batsman score exactly 25 runs by scoring single runs, fours and sixes only, irrespective of the sequences of scoring shots. ठीक है, कितने तरीकों से 25 रन बनाया जा सकता है. ठीक है, वंस फोर्स एंड सिक्सेस लगा के. तो देखो इसको क्या कर सकते हैं हम, या तो एक तरीका है कि भाई आप सारे के सारे पैटर्न बना के देखो, तो मतलब आपको कम से कम मिनिमम 18 तो बनाने पड़ेंगे, बट गोइंग बाय द ऑप्शंस यू हैव टू मिनिमम मेक 18. बट वॉट इज अ बेटर वे टू डू दिस, देखो मैं समझाता हूँ, बहुत सिंपल तरीका समझाता हूँ. 25 चाहिए टोटल. ठीक है, मान लो सिंगल्स जितने लिए वो एक्स थे, फोर्स जितने लगाए वो वाई थे,
एंड 60 जितने लगाए वो z थे। सपोज करो ये है आपके पास, ओके क्लियर। x प्लस 4y प्लस 6z इज इक्वल टू 25। अब मान लो एक भी 6 नहीं लगाया था, मान लो z की वैल्यू 0 ले लो, तो क्या हो जाएगा x प्लस 4y इज इक्वल टू 25, राइट। तो कौन कौन सी वैल्यूज हो सकती है यहाँ पे, y की सबसे बड़ी वैल्यू क्या हो सकती है 6। अगर y की वैल्यू 6 होगी तो x की वैल्यू क्या हो सकती है 6 4 से 24 एंड x विल बी 1 प्लस 24 5, तो 1,6। अब ऐसे ही y की 4 ले लो, अगर y की वैल्यू 5 ले लो, 5 होगी तो क्या होगी 5 4 से 20 एंड x विल बी 5 प्लस 20 25। अगेन अगर y की वैल्यू 4 होगी, 4 4 से 16, x की वैल्यू क्या हो जाएगी 9, 16 एंड 9 25। y की वैल्यू 3 होगी अगर, तो 3 4 से 12, 25 माइनस 12 इज 13, 13 एंड 3। अगर y की वैल्यू 2 होगी, 4 2 से 8 एंड x विल बी 17, 17 प्लस 8 25। अगर y की वैल्यू 1 होगी तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 21, 21 एंड 1। अगर y की वैल्यू 0 होगी, x की वैल्यू 25 हो जाएगी, तो 25 एंड 0। तो अगर उसने एक भी 6 नहीं लगाया तो x और y की मतलब 1s एंड 4s की ऐसी 7 वैल्यूज हो सकती हैं। गॉट इट। तो यहाँ पे 7 लिख देते हैं। अब मान लो वो एक 6 लगाई दे, है ना, अगर z 1 हो जाए तो इक्वेशन कैसे चेंज हो जाएगी, x प्लस 4y इज इक्वल टू 25 माइनस 6 एंड 25 माइनस 6 विल बिकम 19। अब दोबारा से वैल्यू निकाल लो, वापस से मान लो y की वैल्यू सबसे बड़ी क्या हो सकती है, यहाँ पे y की वैल्यू सबसे बड़ी 6 क्यों हुई, क्योंकि 25 की 4 की टेबल में 25 कहाँ तक आता है 6 तक, 7 तो 25 से बड़ा हो जाएगा। ऐसे ही 4 की टेबल में 19 कहाँ तक आता है 4 तक, 5 तो बड़ा हो जाएगा। तो y की मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे क्या हो सकती है 4, तो y की वैल्यू 4, तो x की वैल्यू कितनी 3, y की वैल्यू 3। अच्छा एक चीज़ समझाता हूँ आपको ना, ये वैल्यूज निकालने की भी जरूरत नहीं है। जैसे आपको यहाँ पे क्या समझ में आया, पेपर में शॉर्ट करते हैं टाइम को, आपको यहाँ पे 6 5 4 3 2 1 0 सबके लिए कुछ ना कुछ समझ में आ रहा है। सिमिलरली यहाँ पे भी क्या होगा 4 3 2 1 0 सबके लिए कुछ ना कुछ होगा, तो 4 3 2 1 0, तो z इज इक्वल टू 1 पे कितनी वैल्यूज हो गई 5। सिमिलरली z इज इक्वल टू 2 हो गया, तो x प्लस 4y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 13। अब बताओ y की बिगेस्ट वैल्यू क्या होगी 3 होगी, तो 3 2 1 0 कितना हो गया टोटल 4। अब मान लो z की वैल्यू हो जाएगी 3, तो x प्लस 4y इज इक्वल टू वॉट 7। ठीक है, अब y की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 तो हो नहीं सकती, 4 तो 8 हो जाएंगे, तो कितना हो जाएगा 1, तो 1 एंड 0 दो वैल्यूज हो गई, तो z इज इक्वल टू 3 पे दो वैल्यूज। अब क्या हम z इज इक्वल टू 4 कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अगर z इज इक्वल टू 4 हो जाए तो x प्लस 4y इज इक्वल टू 1, करेक्ट। तो अब यहाँ पे y की बिगेस्ट वैल्यू क्या होगी 0 ऑब्वियसली, तो 0 एंड x की वैल्यू 1, तो a की वैल्यू बनी यहाँ पे ऐसी, तो दिस विल बी 1 वैल्यू। तो व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ वेज 7 5 4 2 1, टोटल इज 19, हेंस योर आंसर। बात समझ में आई। सो हेयर द पॉइंट वाज दैट यू हैव टू जस्ट, है ना, आपको इतना सॉल्व करना ही नहीं है, ये मैं आपको समझाने के लिए कर रहा था। आपको देखना है x प्लस 4y की वैल्यू 25 हो रही है, y की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी 6, तो 6 से लेके 0 तक कितना 7, y की मैक्सिमम वैल्यू होगी 4, 4 से लेके 0 तक 5, है ना, y की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी 0 तक 4, ऐसे कर करके इट विल बी अ वेरी क्विक क्वेश्चन। गॉट इट, समझ में आ गया सबको। चलिए, सो द आंसर हियर विल बिकम 19। Now let us look at the next question. There are 4 letters and 4 envelopes and exactly 1 letter is to be put in exactly 1 envelope with the correct address. 4 letter 4 envelope, सब पे कुछ ना कुछ एड्रेस लिखा हुआ है। If the letters are randomly inserted into the envelopes, अगर letters को randomly डाल देते हैं तो क्या होगा, it is possible that exactly 1 letter goes into an incorrect envelope. कह रहा है कि ये पॉसिबल है कि एक लेटर exactly एक लेटर इनकरेक्ट एनवेलप में जाए। आप बताओ कि कॉमन सेंस की बात है, मान लो 4 लेटर्स है 1 2 3 4 और 4 एनवेलप्स है ABCD और इसी सीक्वेंस में वो करेक्ट है, तो अगर मैं 4 को C में डालूंगा तो 3 तो फिर अपने आप D में जाएगा ही ना। तो एक गलत कैसे कर सकते हो, एक गलत कब होता अगर ये ऑड नंबर ऑफ लेटर्स होते। फॉर एग्जाम्पल मान लो 1 2 3 एंड ABC, है ना, तो अगर यहाँ पे it is possible that exactly 1 letter goes into an incorrect envelope,
यहाँ पे भी ये पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि जिसका भी एनवेलप गया, मान लो 3 का एनवेलप 3B में चला गया, तो अब 2 के पास तो कहीं बचा नहीं ना, 2 को C में जाना ही पड़ेगा। तो अगर नंबर ऑफ लेटर्स एंड नंबर ऑफ एनवेलप्स अगर आपके इक्वल हैं, राइट, अगर आपके इक्वल हैं, तो ये कंडीशन हमेशा फॉल्स होगी ही होगी। मान लो ऐसे होता कि आपके पास 4 लेटर हैं, 1 2 3 4, एंड आपके पास 5 एनवेलप हैं, ABCDE। अब भले ये 4E में चला जाता, गलत में चला गया, लेकिन अब बाकी 3 तो सही हैं। सो देयर वाज अ पॉसिबिलिटी ऑफ दिस हैपनिंग, बट ये नहीं था। हमारे पास 4 लेटर 4 एनवेलप, तो ऐसा नहीं हो सकता कि सिर्फ एक ही लेटर गलत एनवेलप में जाए, क्योंकि दूसरे के लिए भी फिर जाना ही पड़ेगा। गॉट इट? देन द नेक्स्ट स्टेटमेंट इज देयर आर ओनली 6 ways in which only 2 letters can go into the correct envelope. There are only 6 ways in which only 2 letters can go into the correct envelope. देखो उसको क्या मतलब है। बेसिकली ये बोल रहा है कि अगर हमारे पास लेटर्स है 1 2 3 4 और एनवेलप्स है ABCD, तो ऐसे कितने तरीके हैं कि सिर्फ 2 लेटर करेक्ट एनवेलप में जा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लो 1A में चला जाए, 2B में चला जाए, 3D में चला जाए, 4C में चला जाए। ये एक तरीका हो गया ना। दिस इज वन वे वेयर ओनली 2 करेक्ट लेटर्स हैव गॉन इनटू द 2 करेक्ट एनवेलप्स। बात समझ में आ गई? ऐसे ही बाकी के लिए देख लो। तो जब 1A में जा रहा है, ठीक है, तो एक बार 2B देख लिया, एक बार 3 को C करके देख लो, ऐसे फिर 1 को A करके 4 को D करके देख लो, फिर ऐसे ही क्या करो, 2 करेक्ट जा रहा है और 3 करेक्ट जा रहा है, फिर नेक्स्ट टाइम 2 और 4 करेक्ट जा रहा है, फिर नेक्स्ट टाइम 3 और 4 करेक्ट जा रहा है। तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6। बेसिकली क्या सीक्वेंस बन रहा है? 1,2 1,3 1,4 2,3 2,4 3,4। ये 6 सीक्वेंसेस बन रहे हैं। ओके, इसी का दूसरा नाम क्या है? इसी का दूसरा नाम है कॉम्बिनेशन। ऐसे कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे? वी हैव अ टोटल ऑफ 4 ऑप्शंस एंड वी हैव टू मेक 2 सच कॉम्बिनेशंस, है ना। हमें बस ऐसे 2 के सेट तो चूज करने हैं। इसमें तो कुछ नहीं है, रिपीट नहीं होना चाहिए, फलाने होना चाहिए, ढिमाका नहीं होना चाहिए, कुछ नहीं है इसमें। वी हैव 4 choices एंड वी हैव टू चूज 2 things, बस इतना है। सो दिस इज अ 4C2 का कॉन्सेप्ट। व्हाट इज अ 4C2 का कॉन्सेप्ट? 4 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 माइनस 2 का फैक्टोरियल, मतलब 2 का फैक्टोरियल एंड 2 का फैक्टोरियल। ये सबको सॉल्व करना आता ही होगा आई गेस। सो द आंसर हियर विल बिकम 12 divided by 2 which will be 6. तो 4C2 is 6. क्लियर हुई बात? So the answer here will be there are only 6 ways. Yes, that is correct and the answer will become 2 only. Okay? समझ में आया सबको? तो आप कॉम्बिनेशन से करो या आप नॉर्मल तरीके से करो, ये क्वेश्चन सॉल्वेबल हैं। जो हमने क्वेश्चन देखे 4th 5th 6th, ये सॉल्वेबल है अगर आप एग्जामिनेशन में डर नहीं रहे हैं। So do not fear the questions in the examination. Approach them logically with an open mind. You will be able to solve such questions. ये टफ नहीं है क्वेश्चंस, इनमें कोई फॉर्मूलाज नहीं लगने हैं। वो 4C2 का फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। अगर आपको एक बेसिक फोकस से अगर आपने क्वेश्चन को पढ़ लिया तो क्वेश्चन कॉम्प्रीहेंड हो जाएगा। देन इट इज इजी टू डू दीज थिंग्स। चलो ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। 85 into 87 into 89 into 91 into 95 into 96 डिवाइडेड बाई 100, तो क्या रिमाइंडर बचता है? ओके, देखो इसमें से आपको क्या करना होता है कि ऐसे क्वेश्चन जैसे मैं ना कभी अटेम्प्ट नहीं करता था, क्योंकि मुझे इनका तरीका नहीं पता होता था। बट फॉर यू आई टेल यू अ वेरी लाइक सिंपल शॉर्ट वे। आप हमेशा ये देखो कि जो लास्ट वाले पोर्शंस हैं, ये 5 5 6, ये वाले जो पोर्शंस हैं, है ना, हमेशा इनको देखो कि इनको जब आप ऐसे चीज़ों को जब आप फैक्टोरियल बनाओगे, ऐसी चीज़ों को जब फैक्टोरियल करोगे तो क्या आएगा? तो 85 के फैक्टोरियल में 5 आएगा हमेशा, तो दिस विल बी 17 into 5। 95 के फैक्टोरियल में भी 5 आएगा हमेशा, 19 into 5। 96 के फैक्टोरियल में क्या आएगा बताइए? इट विल बी बेसिकली 24 into 4, करेक्ट? 24 into 4। 24 को भी आगे फैक्टोरियल कर सकते हो, 2 दूनी 4 दूनी 8 3 24, बट अभी हमारे लिए कितना जरूरी है देखना। तो यू कैन डू दैट इफ यू वांट टू, बट जैसे इनके फैक्टोरियल्स में कहीं भी 5 नहीं आएगा ना, है ना। और तो हमारे पास अगर हम ऐसे कर भी दें 2 into 2 into 2 into 3, वी विल जस्ट कीप इट असाइड। नाउ व्हाट इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट, जैसे सपोज करो आप इसको करो 2 into 2 into 2 into 3 into 4, है ना। कूल, गॉट इट। तो अभी हमारे पास 2 5 हैं,
और मान लो आपके पास ऐसे 2 4s भी बन रहे हैं, फिर एक 2 भी बन रहा है. अल्टीमेटली व्हाट इज द पॉइंट इज दैट यू हैव टू सी कि 5 × 5 × 4, ये जो कॉम्बिनेशन बना 5 × 5 × 4, दिस इज इक्वल टू 100. तो जब भी मल्टीप्लाई करते टाइम, जब भी आपके पास पॉइंट दे रखे और मल्टीप्लाई करते टाइम ऐसे फैक्टोरियल्स में 100 आ जाए, ओके, जब भी ऐसे 100 आ जाए तो इसका मतलब क्या है कि रिमाइंडर 0 हो जाएगा, मतलब वो कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा 100 से. भाई व्हेन दीज थिंग्स विल बी मल्टीप्लाइड, तो आखिर में ये 00 आएगी ही ना, क्योंकि ये इसी को फैक्टोरियल को तोड़ के बनी है. करेक्ट. भाई इसको हमने ऐसे ही तो लिख लिया 17 × 5 × 87 × 89 × 91 को मान लो तोड़ो तो क्या बन जाएगा 13 × 7 × 19 × 5 × 24 या फिर 2 × 2 × 2 × 3 × 4. ठीक है, ये हमने इसको बिल्कुल ब्रेक डाउन करके लिख लिया. 4 को भी मान लो और ब्रेक डाउन कर लो तो 2 × 2. ठीक है, नाउ वी हैव कन्वर्टेड दिस कंप्लीटली इनटू अ ब्रोकन फॉर्मेट. समझ में आई बात? यू कैन डू दिस फॉर 87 एज वेल. तो 87 को भी लिख सकते हो आप. 87 कैन ऑल्सो बी रिटन एज 3 × 29. बट द अल्टीमेट पॉइंट इज दैट वंस यू ब्रेक डाउन इट इन द फॉर्म ऑफ ऐसे प्राइम नंबर्स, वंस यू ब्रेक डाउन इट इन द फॉर्म ऑफ प्राइम नंबर्स, आपको ये देखना है कि कहीं मल्टीप्लाई करके 100 आ रहा है क्या. तो कैसे आ रहा है 5 × 5 25 × 2 50 × 2 100. बस जैसे 100 आया नंबर डिवाइड होएगा 100 से. क्योंकि अब आप इसके बाद कुछ भी मल्टीप्लाई कर लो इसमें 200 600 1200 2400, आखिर में 100 नहीं जाएगा, 00 रह ही जाएगी. तो जैसे ही 00 आ गई तो 00 रहेगी आखिर में. सबको समझ में आ गई ये बात? सो द आंसर हियर विल बी 0. ओके, ये समझ में आया ना कैसे ब्रेक डाउन किया? वी कंप्लीटली ब्रोक इट डाउन इनटू प्राइम नंबर्स, इनटू द लास्ट फैक्टर्स बेसिकली. चलो ठीक है, आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं. व्हाट इज द यूनिट डिजिट इन द एक्सपेंशन ऑफ 57242 टू द पावर दिस. तो पहले इसको पावर को सॉल्व कर लेते हैं. 9 7 63, 63 × 15 × 1, तो 63 × 15 करना पड़ेगा. 63 × 15 हो गया आपका 45 945. सो दिस विल बी 5, oh sorry, this will become 57242 to the power 945. ओके, ये समझ में आ गया? अभी देखो लास्ट में 2 है ना, तो कितनी बार भी मल्टीप्लाई करोगे 2 की टेबल पे ये एंड करेगा वो, है ना. अगर ये टू द पावर, जैसे 2 to the power 1 2 होता है, 2 to the power 2 कितना होता है 4 होता है, 2 to the power 3 8, 2 to the power 4 16, 2 to the power 5 32, 2 to the power 6 64, 2 to the power 7 128, 2 to the power 8 256. अब यहाँ पे आपको क्या समझ में आ रहा है कि 1 था तो लास्ट में 2 आया, 2 था तो 4 आया, 3 था तो 8 आया, 4 था तो 6 आया, लास्ट में 5 आया तो वापस से 2 आ गया, 6 था तो वापस से 4 आ गया, 7 था तो वापस से 8 आ गया, 8 था तो वापस से 6 आ गया. गेटिंग इट? सो मतलब हर 4 के बाद जो लास्ट यूनिट डिजिट आनी है वो रिपीट हो जा रही है. देख लो ट्राई करके. 2 to the power 9 अगर करोगे तो कितना आएगा 256 दूनी 512, तो 512 है ना. तो अब हर 4 के बाद ही रिपीट हो जा रही है. तो हमें ऐसे के लिए देख रहे हैं कि 945 कहाँ आएगा भाई. ऐसे 1, देखो इसको मैं क्या बोल रहा हूँ करने के लिए आपको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ऐसे 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 करके 945 कहाँ आएगा ये निकालना है. तो ऐसे करते रहें क्या? नहीं. व्हाट इज द सिंपल वे ऑफ डूइंग इट? जब आपको पता है कि 4 के बाद जाके ये, एक सेकेंड, सॉरी, हाँ, जब 4 पे है, जब 4 की टेबल पे ये एंड होता है उसके बाद ये नेक्स्ट पे चला जाता है. तो देख लो कि 945 से कम 4 की टेबल में कहाँ आ रहा है, तो डिवाइड करके देख लो. 945 डिवाइड बाई 4, 4 दूनी 8, 4 3 12, 4 6 24 पॉइंट, तो मतलब एक रिमाइंडर बचा ना, तो 236 टाइम्स, और उसके बाद एक रिमाइंडर, तो मतलब 2 to the power 236 जो है उसकी जो भी वैल्यू आएगी उसके लास्ट में, मतलब वो यहाँ पे होगा, उसके लास्ट में 6 आएगी. और 2 to the power 236, 2 to the power 236 यहां पे आ गया. और 2 to the power 237 जब आएगा, 2 to the power 237 जब भी आएगा, मतलब समझ लो 236 टाइम्स एंड 237 टाइम्स, तो जैसे 2 to the power 8 टाइम्स हो गया 256,
करेक्ट। ऐसे ये 4 8 तो 236 टाइम जब होगा ये तो 6 आएगी पावर, और उसमें जब आप 1 ऐड कर दोगे तो वो नेक्स्ट पे चला जाएगा। मतलब इसको और सिंप्लीफाई करके बताता हूं, जैसे ये 2⁹ जो 512 हुआ है ना, ऐसे ही किसी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे 236 जो आएगा वो यहां पे आएगा ना, या फिर 236 टाइम जो होगा वो यहां पे आएगा। जैसे 8th टाइम ये यहां पे आया तो 236 टाइम ये यहां पे आएगा। गॉट इट? 236 इंटू 4 भी कर सकते हो, मतलब 944 एक सेकेंड, हाँ 2⁹ विल कम हेयर इन द 236th आइटरेशन। हाँ ऐसे समझ लो, जैसे ये फर्स्ट आइटरेशन हो गई, ये सेकंड आइटरेशन हो गई, तो ऐसे 236th आइटरेशन में 2⁹944 यहां पे आएगा और 2⁹945 यहां जाएगा। तो जब यहां जाएगा तो यूनिट डिजिट पे क्या आएगा? 2 आएगा। क्लियर हुआ सबको? हमने बेसिकली ये निकाला कि 4 के टेबल में 945 कहां तक जा रहा है? 236 तक जा रहा है। मान लो मैं आपको बोलूं कि ये 57242 2⁹946 निकालो, 2⁹946, तो क्या करोगे? वापस से समझोगे 944 मतलब यहां तक पहुंचेगा, है ना, यहां तक, फिर 945 यहां पे, फिर 946 यहां पे, है ना, तो 2⁹946 यहां पे आ रहा है, तो यूनिट डिजिट पे क्या आ जाएगा? 4। ऐसे 947 यहां पे आएगा तो 8, 948 यहां पे आएगा तो वापस से 6। क्लियर हुई बात? चलो एक होमवर्क देता हूं, ये सेम है एंड (272) निकाल के बताना मेरे को। ये सेम (272) यहां पे 272, इसके यूनिट डिजिट में क्या आएगा? ओके चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अब ऐसी चीज़ों, ऐसे क्वेश्चंस हाँ हल्के से टफ होते हैं, तो आप अगर आप पहले से करके गए हो तब फिर बहुत ईजी है। तब आपको बस ये निकालना है कि कितनी बार में रिपीट हो रहा है। गॉट इट? अंडरस्टूड? चलिए अच्छा, मान लो 3 का देखना हो तो 3 में भी देखो सब कुछ ऐसा कुछ ही आएगा। 3⁻⁴ 3, 3⁻2 9, 3⁻3 27, 3⁻4 81, 3⁻5 243, 3⁻6 729। तो देख रहे हो वापस से रिपीट होने लगा, 3 3 9 9। अब अगली बार यहाँ पे 7 आएगा ही आएगा क्योंकि 3 9 27, फिर 1 आएगा ही आएगा। तो इस तरीके से रिपीट हो जाता है ये। तो बस आपको ये समझना है कि यार ये अच्छा कितने कितने टाइम बाद रिपीट हो रहा है। तो ऐसे हम मान लो कोई यहाँ पे यूनिट डिजिट में 3 आ जाता है तो उसका सिंपल सा फंडा ये हो जाता है। दे दो एक और क्वेश्चन, 57243 टू द पावर से 450, ठीक है, ये निकाल के बताना आपको कि यूनिट डिजिट में क्या आएगा। गॉट इट? चलिए, if A, B, C and D, E, F are both 3-digit numbers such that A, B, C, D, E, F are distinct non-zero digits such that A, B, C plus D, E, F is equal to 1 1 1 1, then what is the value of A plus B plus C plus D plus E plus F? देखो यहाँ पे क्या करना है, आपको ये बात समझनी है कि C plus F होना चाहिए 11, बट 11 का 1 नीचे रह जाएगा और 1 ऊपर जाएगा, तो इसका मतलब क्या है कि B और E का सम 11 नहीं 10 होना चाहिए, क्योंकि एक जो ऊपर जिसको हमारे यहाँ हासिल बोलते हैं वो जो लगा है that will also be added ना, so B plus E should be equal to 10 and similarly A plus D will also be equal to 10। तो ऐसे कॉम्बिनेशंस आपको निकालने हैं। गॉट इट? समझ में आ गई बात? तो ऐसे कौन से कॉम्बिनेशन होते हैं जिसमें 11 आता है जोड़ के? तो 3 and 8, 4 and 7, 5 and 6, करेक्ट, ये वाले कॉम्बिनेशंस होते हैं। अब 10 किस किस में आता है? 2 and 8, 1 and 9, 3 and 7, 4 and 6। ओके, 5 5 तो दोबारा रिपीट नहीं कर सकते हम, दो मतलब डिस्टिंक्ट नॉन जीरो करना है, करेक्ट। तो अभी देखो आपको 4 नंबर तो ऐसे चाहिए ये वाले जो यहां से डिराइव हो रहे हो, और 2 नंबर चाहिए जो यहां से हो रहे हो, और इनमें आपस में म्यूचुअल भी नहीं होने चाहिए। तो जैसे 3 यहां पे आ गया और 3 यहां पे आ गया, करेक्ट, 4 यहां पे आ गया, 4 यहां पे आ गया, 6 यहां पे आ गया, 6 यहां पे आ गया। तो इस तरीके से 8 यहाँ पे आ गया, 8 यहाँ पे आ गया। तो आपको बेसिकली 6 ऐसे नंबर ढूंढने हैं। आपके पास कौन कौन से नंबर आए देखो, इसको समझो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सारे हैं। इनमें से 6 नंबर ऐसे ढूंढने हैं जो आपके काम के बन जाए। सो फॉर एग्जाम्पल से आप ऐसे मान के चलो कि हम 2 ये
हमें 11 करना है ना यहाँ पे, अच्छा 2 and 9 भी हो जाएगा, हाँ। तो हम मान लो 2 and 9 से शुरू करते हैं, लेट्स फॉर एग्जाम्पल टेक 2 and 9। तो हमने C और F को मान लिया 2 और 9। तो अब B और E हमारे पास क्या बच सकता है, 2 चला गया, 9 चला गया, तो ये दोनों कंडीशंस बची 3 7 4 6, है ना। तो एक बच जाएगा 3 और 7, एक 4 और 6, 3 and 7 4 and 6 हो गया। अब मान लो हम कुछ और ले लेते हैं, मान लो 3 and 8 ले लेते हैं हम, ठीक है। सपोज करो वी टेक C and F टू बी 3 and 8, तो 3 वाला कटा, 8 वाला कटा। अब क्या बच जाएगा आपके पास, 1 and 9, 4 and 6। गॉट इट। क्या आ रहा है सम, इसका सम बताओ क्या आ रहा है, आपस में सबको ऐड करना है। 2 and 9 11, 11 and 3 14, 7 21, 4 25, 6 31। गॉट इट। इनको भी ऐड कर लो, 6 और 4 10, 9 और 1 10, 8 और 3 11 31। सो द आंसर इज 31। तो कोई भी पेयर उठाओ, कहीं से भी उठाना शुरू करो, कोई भी कंडीशन उठाओ, यही बनेगी आखिर में आके। ओके, सिंपल उठाओ, 3 8 से उठाना शुरू कर दो, जो भी सबसे पहले आपके दिमाग में आए। C + F = 11, C की वैल्यू क्या हो जाएगी 3, F की वैल्यू क्या हो जाएगी 8। अब ऐसे फिर B और E और A और D निकाल लो, यू विल बी सॉर्टेड, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। क्लियर हुई बात, ठीक है। चलें आगे। D is a 3-digit number such that the ratio of the number to the sum of its digits is least. What is the difference between the digit at the hundreds place and the digit at the units place of D? अच्छा, इन क्वेश्चंस में समझ में आ रहा है ना कि ऐसे जैसे 9th क्वेश्चन है, दिस इज अ वेरी इजी क्वेश्चन, इसमें कोई पिटफॉल नहीं है, वेरी इजी। आपको बस शांति से क्वेश्चन सॉल्व करना है। ये हो सकता है 8th आप पेपर में आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हो, 7th आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हो, लेकिन जो ये वाले क्वेश्चंस हैं 4th 5th 6th, मार्क करते रहो, 4th 5th 6th 9th, दीज आर प्रीटी सिंपल क्वेश्चंस। 4th 5th 6th 9th, ठीक है। तो देखते हैं कि हम कैसे क्वेश्चंस हमें लास्ट में पिक करने हैं। 4th 5th 6th 9th हो गया, चलिए 10 देखते हैं। D is a 3-digit number such that the ratio of the number to the sum of its digit is least। क्या बोल रहा है, 3-digit नंबर है तो वैसे हो जाएगा, मान लो XYZ है तो 100x प्लस 10 टेंस प्लेस का y प्लस यूनिट्स प्लेस का z डिवाइडेड बाय सम ऑफ इट्स डिजिट्स, तो मतलब x प्लस y प्लस z इज लीस्ट। ये सबसे कम बनाना है, ये सबसे कम लेके आना है। व्हाट इज द डिफरेंस, मतलब ऐसा वो कौन सा नंबर है 3 डिजिट जिसके लिए सबसे कम हो जाएगा, आपको ये फाइंड आउट करना है। सॉरी, मैं आज अलार्म से पहले उठ गया था ताकि मैं आपके लिए ये वीडियो रिकॉर्ड कर सकूं, बट अलार्म बंद करना भूल गया, अपॉलॉजीज। एक सेकेंड इसको साइलेंट ही कर देता हूँ। ओके डन, ठीक है। सो गेटिंग इट। अब सोचो, अब मान लो सबसे पहले में से कोई 3 डिजिट नंबर ले लो, मान लो 100 है सबसे पहला 3 डिजिट नंबर, 100 ही ले लो। तो 100 के लिए कितना हो जाएगा, 100 × 1 प्लस 10 × 0 प्लस z × 0, तो 0, तो 100 एंड 100 की डिजिट्स का एडिशन इज 1, तो इस रेशियो का क्या आ रहा है 100। अब 101 के लिए निकाल के देखते हैं, 101 के लिए क्या हो जाएगा 1 × 100 प्लस 0 × 10 प्लस 1 × z, तो 101 ही आ गया ऊपर दो, एंड नीचे 1 + 1 2, तो ये क्या हो गया 50.5। हाँ, कम तो हुआ, ये रेशियो कम तो हुआ। अब 102 के लिए निकाल के देखते हैं, 102 के लिए दिस विल बी 100 प्लस 0 प्लस 2, मतलब वही 102, 102 डिवाइडेड बाय 3, करेक्ट, 2 + 1 3, तो 3 3 9, 3 4 12, 34, तो कम तो हो रहा है। तो मतलब जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है कम हो रहा है। तो इस लाइन में सबसे लास्ट में क्या है 109 है, तो एक बार 109 के लिए निकाल के देखते हैं। तो 109 के लिए क्या हो जाएगा 109 डिवाइडेड बाई 10, मतलब 10.9। हाँ देखो, हमने 100 से शुरू किया, 10.9 तक आ गए। तो हाँ, अभी तक तो हम कम की तरफ बढ़ रहे हैं। ओके, अब 110 के लिए क्या आ जाएगा, 110 के लिए आ जाएगा 110 डिवाइडेड बाई 2, मतलब 55, तो इंक्रीज हुआ। ठीक है, तो मतलब एक लाइन में, जैसे एक लाइन ऐसे है 100, 101, ऐसे 109 तक, फिर 110, 111, 119 तक, 120, 129 तक। तो मतलब ये ऐसे भी कम हो रहा है और ऐसे भी कम हो रहा है। बात समझ में आ रही है? देखो, जो 100 के लिए था वो 110 के लिए नहीं है, 110 के लिए काफ़ी कम है। ऐसे 120 के लिए देखोगे तो कितना हो जाएगा, अगेन वो काफ़ी कम हो जाएगा, तो शायद 40 रह जाएगा, है ना। तो ऐसे भी डिक्रीमेंट हो रहा है और ऐसे भी डिक्रीमेंट हो रहा है। तो इस ऐसे करते करते लास्ट में कहाँ तक जाओगे 190 तक, और ऐसे करते करते लास्ट में कहाँ तक आओगे 199 तक। तो बस आंसर 199 हो जाएगा आपका। ऐसा जो डिजिट है वो 199 हो जाएगी इस पूरे सीक्वेंस में, इस सीक्वेंस में 100 से लेके 200 तक के सीक्वेंस में।
इसको आगे भी एक्सटेंड करोगे तो आगे भी ऐसे रहेगा, इवन इफ यू टेक इट फॉर, जैसे अब 199 के लिए आ गया, 199 के लिए क्या है वो निकाल के देखते हैं, चलो लेट अस सी फॉर 199. सो फॉर 199 दिस विल बी व्हाट, ऊपर 199 डिवाइडेड बाई सम ऑफ डिजिट्स 19, दिस इज इक्वल टू 10, 190, 90 मतलब 19 दुनिया 76 4 10.4 समथिंग, ठीक है. ऐसे अब 299 के लिए निकाल के देख लो, तो 299 डिवाइडेड बाई 9 9 18 तो 20 20 कितना हो गया 14.9. तो बढ़ा ना, देखो 95 बढ़ा ना, इंक्रीज हुआ ना. तो 199 से भी जब आगे बढ़ोगे 299 399 वो इंक्रीज होगा. तो अल्टीमेटली द लीस्ट वैल्यू दैट वी विल गेट इज 199. ये क्वेश्चन टफ है, इसको हम ऊपर इस कैटेगरी में नहीं डालेंगे, बट कैसे करना है समझ आ गया. गॉट इट. सो अब 199 के ऊपर ये कंडीशन चला दो, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द डिजिट एट द हंड्रेड्स प्लेस एंड द डिजिट एट द यूनिट्स प्लेस ऑफ डी. तो 100 प्लेस पे क्या है 1, यूनिट प्लेस पे क्या है 9, सो द डिफरेंस इज 8. आंसर क्या आ गया आपका, सी आ गया. क्लियर हुई बात सबको, सबको समझ में आया क्वेश्चन. बेसिकली हम बस ये देख रहे हैं कि इधर भी जाने पे और उधर भी जाने पे किस तरीके से डिक्रीमेंट हो रही है वैल्यूज का, कौन सी वैल्यू लीस्ट देगी. तो 100 से 109 पे जा रहे हैं तो भी डिक्रीमेंट हो रहा है, और इधर 100 से 110 120 130 वहाँ पे डिक्रीमेंट हो रहा है. तो जब दोनों तरफ डिक्रीमेंट हो रहा है तो 199 पे कॉमन आके बैठेंगे हम. फिर ऐसे 199 तो फिर 299 399, तो हम देख रहे हैं कि वो इंक्रीमेंट हो रहा है वापस से, तो लीस्ट क्या बचेगा 199 ही बचेगा. दिस इज द समरी ऑफ दिस क्वेश्चन. गॉट इट, समझ में आया सबको. चले आगे आगे बढ़े. ओके, लेट अस लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन. 3 of the 5 positive integers p, q, r, s, t are even and 2 of them are odd. Not necessarily in the following order. Consider the following: p, q, r plus p plus q plus r minus s minus t is definitely even. ठीक है, देखते हैं एक बार. तो इसको कैसे लिख सकते हो, p plus q plus r माइनस अगर कॉमन ले लोगे s plus t. ठीक है, ये बचता है करेक्ट. अब वो बोल रहा है कि इनमें से 3 तो इवन है, 2 जो है वो ऑड है, 3 इवन है 2 ऑड है. तो एक कंडीशन क्या हो सकती है कि ये तीनों इवन हो जाए और ये दोनों ऑड हो जाए. तो ऑड प्लस ऑड हमेशा क्या होता है, इवन होता है. 3 + 5 8 होता है ना, और इवन प्लस इवन तो इवन होएगा ही होएगा. 2 + 4 + 6 इज 12. तो इवन माइनस इवन कितना होता है, 12 - 8 कितना होता है 4. तो उस कंडीशन में तो यस इट विल बी डेफिनेटली इवन. बट अगर मान लो यहाँ पे पी क्यू आर इवन ना हो सारे के सारे, अगर पी क्यू आर तीनों इवन नहीं है, मान लो पी क्यू आर में से कोई एक ऑड हो जाता है, तो इवन प्लस ऑड विल ऑलवेज बी ऑड. देख लो 2 + 4 + 3 2 4 6 और 3 9 है ना. इवन प्लस ऑड विल बी ऑड. और जब एक ऑड इधर आ गया तो अब एक इधर एक ऑड बचेगा, एक इवन बचेगा. तो इवन प्लस ऑड विल बी 2 + 3 विल बी 5 एंड ऑड माइनस ऑड विल बी, तो 9 - 5 विल ऑलवेज बी इवन. 4 आ गया. ऐसे अब आप करके देखो कि अगर ये दो नंबर ऑड हो जाएं तो इवन प्लस ऑड कितना होता है, 2 + 3 + 5 कितना होता है, इट विल ऑलवेज बी इवन. करेक्ट. एंड जब दोनों इधर ऑड आ जाएंगे तो यहाँ पे तो दोनों इवन ही बचे, तो इवन प्लस इवन इज इवन एंड इवन माइनस इवन इज इवन. तो यस, इन ऑल द 3 कंडीशंस ये वाली जो चीज़ होगी हमेशा डेफिनेटली इवन होगी. बात समझ में आ गई. वेरी सिंपल, वेरी इजी. आपको 2 3 4 5 6 ऐसे कुछ भी नंबर मान के भाई 2 3 4 और 2 ऑड मान लो 5 7, इन नंबर्स को लेके इन कंडीशंस को लगाते चले जाओ. ठीक है. ओके, लेट अस ट्राई एंड लुक एट दिस. 2p + q + 2r 2p + q + 2r - 2s + t is definitely odd. तो इस देखो इसमें 3 डिजिट्स ऐसी हैं जिसमें 2 आ रहा है. 2 को कॉमन ले लो, p + r - s + q + t. ओके, इसको भी ऐसे कर दो. अब देखो ये कोई भी नंबर बने फर्क नहीं पड़ता, 2 की मल्टीप्लाई हो गई इवन ही बनेगा, चाहे अंदर ऑड बने चाहे अंदर इवन बने. जब 2 की मल्टीप्लाई होती है तो सब इवन हो जाते हैं, है ना. जब 2 की मल्टीप्लाई होती है तो सब सुधर जाते हैं. तो दिस विल ऑलवेज बी एन इवन टर्म, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है ना. दिस विल ऑलवेज बी इवन. अब q + t ये बचता है, तो q + t अगर इवन हुआ और ऑड हुआ, दो ही बातें हो सकती हैं. तो q + t इवन हुआ तो इवन प्लस इवन विल बी इवन, और q + t ऑड हुआ तो इवन प्लस ऑड विल बी ऑड. सिंपल. ये बोल रहा है डेफिनेटली ऑड नहीं, इवन वाली कंडीशन भी बन सकती है. गॉट इट, समझ आया सबको. अगर ये दोनों नंबर अंदर इवन हो जाएं या ये दोनों ही ऑड हो जाएं तो इन दोनों केसेस में द फाइनल सम विल बी इवन, द फाइनल आंसर विल बी इवन. सो इसका मतलब सेकंड तो नहीं हो पा रहा है, फर्स्ट हो पा रहा है. द आंसर हियर विल बिकम 1 ओनली. क्लियर हुआ सबको, ये बात समझ में आई. सो व्हाट आई एम टेलिंग यू इज दैट यू नीड टू रिमेंबर कि ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, इनसे डरना नहीं है.
बस आपको कंडीशंस फुलफिल करती चले जानी है। तो कम क्वेश्चन करो लेकिन ज़्यादा एक्यूरेसी से करो रेदर देन रनिंग बिहाइंड क्वेश्चंस। तो यहाँ पे हम 9th के बाद 14th ऐड कर देते हैं। भाई तो सिंपल इवन ओड का क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन तो सही होने चाहिए हमारे। अब अगला भी देख लो, बिल्कुल सिमिलर लाइंस पे। कंसिडर द फॉलोइंग इन रेस्पेक्ट ऑफ प्राइम नंबर पी एंड कंपोजिट नंबर सी। कोई प्राइम नंबर पी है, कोई कंपोजिट नंबर सी है, पी प्लस सी डिवाइड बाई पी माइनस सी कैन बी इवन। मैं कह रहा हूं आपको नहीं भी समझ में आ रहा तो भी चांसेस दिखते हैं, बट लेट अस जस्ट ट्राई एंड सी। पी प्लस सी एंड पी माइनस सी कैन बी इवन। दो नंबर ऐसे सोचो जिनको, अच्छा इवन कब होगा, जब ये किसी इवन नंबर से डिवाइड हो जाएगा और फुल्ली डिवाइड होना चाहिए। जैसे कोई दो नंबर सोच के देखते हैं, मान लो एक प्राइम लेना है, एक कंपोजिट लेना है, ठीक है। तो सपोज करो एक प्राइम नंबर ले लिया हमने, p माइनस सी करना तो p थोड़ा बड़ा लेना पड़ेगा, तो p को 2 ना लो, 2 3 4 5 6 7 ले लेते हैं, है ना, 7 ले लेते हैं चलो। तो 7 प्लस कंपोजिट नंबर 7 से छोटा मान लो 4, 7 प्लस 4 11, 7 माइनस 4 तो 3 हो जाएगा, तो पूरा डिवाइड नहीं होगा। 7 8 9 10 11 11 लेके देखते हैं। लेट्स टेक द प्राइम नंबर टू बी 11 एंड कंपोजिट नंबर मान लेते हैं 6 से कितना होगा, 17 5 नहीं 9 लेके देखते हैं, ठीक है। 11 माइनस 9, 11 प्लस 9 20, 11 माइनस 9 2, 20 डिवाइड बाई 10, 20 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 10। तो कैन बी इवन, यस। आपको समझ में आ रहा है मैंने बाकी में कुछ क्यों नहीं ले पाया, क्योंकि वो पॉइंट्स में बन रहे थे। जैसे मान लो, हाँ एक चीज ली जा सकती है, 7 एंड 6, 7 प्लस 6 डिवाइड बाई 7 माइनस 6, तो 7 प्लस 6 13, 7 माइनस 6 1, 13 आ जाएगा। तो दिस कैन बी ऑड एज वेल। दिस, ये जो टर्म है ये इवन भी हो सकती है, ऑड भी हो सकती है। तो हाँ सही है, 2p प्लस सी कैन बी ऑड। किसी प्राइम नंबर में 2 की मल्टीप्लाई करो तो वो इवन बनेगा, और उसमें किसी ऑड को जोड़ कर ऐड कर दो तो वो ऑड बन जाएगा। तो ये तो बहुत ही सिंपल है। कोई भी प्राइम नंबर ले लो, मान लो p इज इक्वल टू 11 ही ले लिया वापस से, है ना, तो 2 इंटू पी 22, और c कोई भी एक ऑड नंबर ले लो, कोई भी एक ऑड नंबर चूज कर लो यहाँ पे, करो, सॉरी कंपोजिट नंबर, कोई भी कंपोजिट नंबर चूज करो यहाँ पे। जैसे मान लो आपने चूज कर लिया कंपोजिट नंबर जो ओड हो, जो नंबर ओड हो और कंपोजिट हो, जैसे मान लो 9 ही चूज कर लो, 22 प्लस 9 31। गॉट इट। कंपोजिट प्लस ओड से तुरंत की तुरंत 31 आ जाएगा, तो दिस कैन बी ऑड। नाउ वी हैव टू लुक एट p एंड c कैन बी ऑड। तो जब हम 11 9 चूज करते आ रहे हैं, उसी को आगे ले लो, 99 हो जाएगा। तो 11 और c से सारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए, तो दिस कैन बी ऑड, दिस कैन बी ऑड। द आंसर विल बिकम 1 2 एंड 3। क्लियर हुई सबको बात समझ में आई? चलो नेक्स्ट देखते हैं। 3 डिजिट नंबर है ABC, D से मल्टीप्लाई करने के बाद 37DD देता है, मतलब ABC इंटू D इज इक्वल टू 37DD। अच्छा 37DD, चलो मतलब जैसे भी 37DD जो भी देता है, ठीक है, क्लियर है, ये बात ये रखी है। अब इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको 37DD को कैसे लिख सकते हैं? दिस विल बी बेसिकली 3 इंटू 1000 प्लस 7 इंटू 100 प्लस 10 इंटू डी प्लस 1 इंटू डी। इसको एक्सपैंड कर रहे हैं, तो 3 इंटू 1000 प्लस 7 इंटू 100 कितना हो गया, 3700 प्लस 10 इंटू डी प्लस 1 इंटू डी, तो मतलब 11D। इसको ऐसे लिख सकते हो। और यहाँ पे ए बी सी इंटू डी इज इक्वल टू 3700 प्लस 11D। इस डी को इधर ले जाओ, तो ए बी सी इज इक्वल टू दिस डिवाइडेड बाई डी। तो ये क्या बन जाएगा, 3700 डिवाइड बाई डी प्लस 11। ओके, बात समझ में आई? ये इक्वेशन हमने फॉर्म कर ली। एक क्या बोल रहा था क्वेश्चन, दोबारा पढ़ो ध्यान से। अ 3 डिजिट नंबर ABC ऑन मल्टीप्लिकेशन विद D गिव्स दिस वेयर A B C D आर डिफरेंट नॉन जीरो डिजिट। ऐसी 4 डिजिट्स हैं A B C D, वो डिफरेंट नॉन जीरो है, मतलब जीरो नहीं है, 1 से और 9 के बीच में। तो 1 से 9 के बीच में ऐसी 4 डिजिट्स बन रही हैं। तो A प्लस B प्लस C की वैल्यू क्या होगी? जब आप A B C को आपस में जोड़ दोगे तो उसकी वैल्यू क्या बनती है? एक बात याद रखना है ना, ये 3 डिजिट नंबर है, D से मल्टीप्लाई करिए 4 डिजिट नंबर में कन्वर्ट हुआ, तो हमने उस 4 डिजिट नंबर को एक्सपैंड करके लिख लिया, फिर हम D को इधर ले आए, डिवाइड किया, ये बन गया। कूल, यहाँ तक बात समझ में आई? नाउ यू जस्ट हैव टू डू व्हाट, यू जस्ट हैव टू एक्सपैंड इट। D की वैल्यूज देखते रहो। मान लो D की वैल्यू 1 है, तो ABC की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3700 प्लस 11 विच विल बी 3711। वो तो 4 डिजिट नंबर है, तो ABC तो नहीं हो सकता, मतलब D की वैल्यू 1 नहीं हो सकती। बात समझ में आई? D की वैल्यू अगर मैं 1 ले लूँ तो ये कितना हो जाएगा, 3700 डिवाइड बाई 1 प्लस 11 मतलब 3711। और ABC तो 3 डिजिट नंबर है ना भाई, तो 4 डिजिट कैसे आ रहा है फिर यहाँ पे? ऐसी D की वैल्यू 2 ले लूँ तो कितना हो जाएगा, 1850 प्लस 11 मतलब 1861, वो भी नहीं होगा। D की वैल्यू 3 ले लो
ये तो 3 से तो कट ही नहीं रहा है, 4 से कटेगा, 4 करके देख लो, 3700 है ना, 3 से नहीं कट रहा है ना, तो हमें तो पूरा ही निकालना है, तो 3 तो हो ही नहीं सकती। 4 लेके देखो, 4 से कितना बन रहा है, 4 से काट के देखो, 4 9 36, 4 दूनी 8 एंड 5 9 25 प्लस 11 9 36। हाँ 4 से एक वैल्यू बन रही है, बात तो सही है, 4 से तो एक वैल्यू निकल के आ रही है। अच्छा 5 निकाल के देख लेते हैं, 3700 डिवाइड बाई 5, 5 7 35 740 प्लस 11 751। अच्छा देखो यहाँ पे क्या दिक्कत हो रही है, चारों की डिजिट अलग अलग होनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पे डी भी 5 हो गया और आपका बी भी 5 हो गया, तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे नहीं हो रहा था ऐसे, यहाँ पे डी 4 था और ये अलग अलग थे, तो हमारे पास एक ऐसा पॉइंट आ गया, जहां आ गया वहीं रुक जाओ, जहां पे आया वहीं इसको रोक के देख लो। अगर आप चाहते हो तो उसको जैसे आगे सोच सकते हो, 3700 6 से डिवाइड होगा क्या, नहीं होगा क्योंकि 3 से नहीं हो रहा। 7 से डिवाइड होगा क्या, नहीं होगा। 8 से डिवाइड होगा क्या, हाँ करके देख लेते हैं, मान लो 3700 डिवाइडेड बाई 8 कर लेते हैं, 8 4 से 32, 5 चले गए 50, 8 6 48, नहीं हो रहा, ये भी डिवाइड नहीं हो रहा, राइट, ये भी डिवाइड नहीं हो रहा है, और 9 से तो होगा ही नहीं क्योंकि 3 + 7 10 है, 9 की टेबल में आ नहीं रहा है। सो एक ही वैल्यू हमारे पास बचती है, विच इज d = 4 एंड a b c = 9 3 6। तो अब आपको बस क्या करना है, 9 3 और 6 को जोड़ देना है, 9 और 3 12 और 6 18, आंसर आ गया आपका a। क्लियर हुई बात। तो अभी ये ऐसा क्वेश्चन है जो टफ नहीं है, क्योंकि इसमें बस आपको नंबर्स पुट करने हैं, ऐसा कोई इसमें बहुत बड़ी कैलकुलेशन नहीं हो रही है, कोई आपको फॉर्मूला नहीं लग रहा है। आप क्वेश्चन को ध्यान से कॉम्प्रीहेंड कर लोगे ना तो क्वेश्चन वैसे भी आसान बन जाएगा आपके लिए, बस क्वेश्चन को ध्यान से कॉम्प्रीहेंड करना है। गेटिंग इट, बात समझ में आई सबको, क्लियर। चले आगे। फॉर एनी चॉइसेस ऑफ वैल्यूज x y z द 6 डिजिट नंबर ऑफ द फॉर्म x y z इज डिविजिबल बाय। देखो क्या बोल रहा है, एनी चॉइसेस ऑफ वैल्यू x y z, तो x y z मान लेते हैं हम 1 2 3, तो 1 2 3 1 2 3 ये किससे डिवाइडेड बाय है, आपको सबको पता होना चाहिए कौन सी वो होती है, किसकी प्रॉपर्टीज होती है ऐसी, x मतलब 1 2 3 1 2 3 किसकी प्रॉपर्टी होती है। तो जब भी ऐसा कोई नंबर बनेगा आपका 1 2 3 1 2 3 टाइप्स, दिस विल ऑलवेज बी डिवाइडेड बाय 7 11 13। क्यों, मैं समझाता हूँ। देखो इसमें क्या होता है, जैसे ये x y z होता है ना, तो अगर आप इसमें से x y z को कॉमन ले लो तो क्या बचता है, 1001 बचता है। कैसे, देखो एक्स वाई जी को 1001 से मल्टीप्लाई करो, एक्स वाई जी इंटू 1 इज एक्स वाई जी, जेड इधर एक्स वाई ऊपर गया 0, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा एक्स वाई और फिर 0 और फिर एक्स वाई जी इंटू 1 एक्स वाई जी, इसको मल्टीप्लाई करके दिखा रहा हूँ बस, तो ये आ गया ना आंसर। तो एक्स वाई जी इंटू 1001, दिस इज हाउ दिस लुक्स लाइक। तो अब 1001 7 का भी मल्टीपल है, 13 का भी है, 11 का भी है, तो जैसे आपके दिमाग में ये चीज़ सॉर्ट हुई आपका आंसर आ गया, आपका आंसर डी हो गया। ये सब नहीं करना आपको, भाड़ में जाए, हमें ये सब नहीं करना है ना, ये सब का दिमाग नहीं लगाना है। क्या करना है आपको, सिंपल एक वैल्यू उठानी है 1 2 3 1 2 3, बस एक सिंपल ही वैल्यू उठाओ, 7 से डिवाइड करके देखो हाँ जी हो रहा है, 11 से करके देखो हाँ जी हो रहा है, 13 से करके देखो हाँ जी हो रहा है, मार दो आंसर। ठीक है, इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा कंफर्म करना है तो कोई एक वैल्यू और उठा लो, 5 6 7 उठा लो बस, या तो जनरलाइज कर लो जैसे मैंने करके दिखाया, 1001 वाली बात निकाल लो, या तो फिर 2 वैल्यूज लगा के देख लो, आंसर आपका आ जाएगा। गॉट इट, इजी, सिंपल डिविजिबिलिटी। 125 आइडेंटिकल क्यूब्स आर अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ अ क्यूबिकल ब्लॉक, हाउ मेनी क्यूब्स आर सराउंडेड बाई अदर क्यूब्स फ्रॉम ईच साइड। अब देखो मैं ऐसे क्वेश्चन अपने टाइम पे कभी नहीं करके आता था, क्योंकि मेरे को ये क्यूब व्यूब वाले क्वेश्चन आते नहीं थे, बट मैं आपके लिए समझा देता हूँ, मान लो ऐसे क्वेश्चन कभी रिपीट ही होने लगे। तो देखो जब भी आप क्यूब रख रहे हो है ना, ऐसे साइड 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 साइड, मान लो आप कुछ क्यूब रख रहे हो, क्यूब कम कुछ और ज़्यादा लग रहे हो तो, बट खैर, सो वेन एवर यू आर प्लेसिंग सच क्यूब्स, तो ये बोल रहा है हाउ मेनी क्यूब्स आर सराउंडेड बाय अदर क्यूब्स फ्रॉम ईच साइड। तो जैसे ये वाला क्यूब है अभी, है ना, दिस इज सराउंडेड फ्रॉम अदर क्यूब्स फ्रॉम ईच साइड। बात समझ में आ रही है। तो ये कैसे निकलता है मैं आपको ये समझाता हूँ। ये कितने क्यूब्स हैं टोटल, 9 है ना। इसको आप कैसे लिख सकते हो, मतलब ये तो चलो नहीं लिखा जाएगा थी, तो बेसिकली व्हाट यू हैव टू डू इज, जैसे ये 125 है, इसको आप कैसे लिख सकते हो, 5 to the power 3,
है ना। जैसे ये बना तो जो आपका n हो गया वो 5 हो गया। बेसिकली व्हाट आई एम सेइंग इज कि ये ऐसे 5 और ऐसे 5 हो जाता है, क्योंकि अभी हम सिर्फ इसको 2 डायमेंशन में देख रहे हैं, लेकिन आप 3 डायमेंशन में बनाओगे ना, इसके पीछे भी कुछ क्यूब्स लगेंगे आके, तो n की वैल्यू 5 हो गई। तो इंटरनल क्यूब्स बोलते हैं इनको, जो क्यूब अंदर हैं, जिनके बाहर कुछ भी एक्सपोज नहीं है। जैसे एक रूबिक क्यूब, आप रूबिक क्यूब सॉल्व करते हो ना, उसके अंदर है एक क्यूब जो हर तरफ से सराउंडेड है, बाकी सब बाहर चमक रहे हैं, एक क्यूब ऐसा बीच में अंदर है जो हर तरफ से सराउंडेड है, ऐसे मान लो। ओके, तो जैसे n की वैल्यू 5 आई, अब इंटरनल क्यूब्स की वैल्यू क्या होती है, सिंपल सा फॉर्मूला याद रख लो, n-2 टू द पावर 3। तो 5 - 2 इज 3, 3 टू द पावर 3 27, आंसर आ गया 27। ओके, मान लो यही n की वैल्यू यहाँ पे 3 होती, रुको, जैसे ये मान लो ऐसे n की वैल्यू यहाँ पे 3 होती, 27 होता है ना, 27 आइडेंटिकल क्यूब्स लगाए होते तो ये 3 टू द पावर 3 होता, करेक्ट। तो n की वैल्यू 3 होती, तो इंटरनल क्यूब्स की वैल्यू कितनी हो जाती, 3 - 2 टू द पावर 3 मतलब 1 टू द पावर 3 मतलब 1। यही होता है आपका रूबिक्स क्यूब में, एक क्यूब अनएक्सपोज रहेगा अंदर वाला। गॉट इट, समझ में आ गया सबको, चले आगे। ओके, सो द आंसर विल बी 27। अब ये क्वेश्चन टफ है, क्योंकि जिसको फॉर्मूला पता है सिर्फ वही सॉल्व कर सकता है, जिसको फॉर्मूला नहीं पता है वो नहीं सॉल्व कर सकता, उसके लिए बहुत दिमाग खर्च करना पड़ेगा, बहुत दिमाग खर्च करना पड़ेगा उसके लिए। बट ये याद रख लेना, जो भी नंबर दिया है उसको टू द पावर 3 पे लिख लो, पहले क्यूब पे लिख लो, है ना, वो किसका परफेक्ट क्यूब है ये देख लो। जैसे परफेक्ट क्यूब समझ में आया, जिसका भी परफेक्ट क्यूब है उतना -2 टू द पावर 3 विल बी योर आंसर। ओके, जिसको हम टफ में कैटेगराइज करेंगे। तो अभी हमें यहाँ पे 17 इजी मिला था बस, 2 3 4 5 7, ये मैंने इतना रंग क्यों दिया, एक सेकेंड, एंड 17। ठीक है, अभी तक हमें 6 क्वेश्चन ये आसान मिले हैं। अच्छा नहीं, सॉरी, क्या कर ओके, 2 3 5 7 17 प्राइम नंबर बना रहे हैं क्या, तो अभी तक हमें ये यहाँ पे 6 ही है। नाइस, व्हाट अ कोइंसिडेंस। तो ये 6 क्वेश्चन अभी तक हमें इजी मिले हैं। Let us move ahead. How many distinct 8-digit numbers can be formed by rearranging the digits of 1 1 2 2 3 3 4 4 such that the odd digits occupy odd positions and even digits occupy even positions? क्या बोल रहा है, ऐसे कितने 8 डिजिट के नंबर बना सकते हो इसकी डिजिट्स को रीअरेंज करके, ताकि इसके जो इवन नंबर है वो इवन पोजीशन पे है और ऑड नंबर ऑड पोजीशन पे है। क्लियर हुई बात, इवन नंबर इवन पोजीशन पे है, ऑड नंबर ऑड पोजीशन पे है। कौन कौन से ऑड और कौन कौन से इवन है, 1 1 3 3 ये ऑड है, 2 2 4 4 ये इवन है। ठीक है, अब ये 4 लोगों को लगाने की कितनी जगह है आपके पास 8 डिजिट नंबर में, मान लो ये 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो कौन सी और जगह है, 1 3 5 7, करेक्ट, 4 जगह हैं। तो 4 नंबर्स को लगाने की 4 जगहें हैं, ऐसे ही 4 इवन नंबर्स को लगाने की 4 जगहें हैं। बात समझ में आ रही है, 4 ऑड नंबर्स को लगाने की 4 जगहें हैं, 4 इवन नंबर्स को लगाने की भी 4 जगहें हैं। तो आपको ये निकालना है कि ऐसे कितने तरीके से किया जा सकता है। बेसिकली कुछ नहीं है, इन नंबर के कॉम्बिनेशन बना के देख लो, क्या क्या कॉम्बिनेशन बनेंगे, 1 1 3 3 1 3 1 3 1 3 3 1। गॉट इट। अब ऐसे 3 को ले आओ पहले, 3 1 3 1 3 3 1 1 3 1 1 3, करेक्ट। टोटल कितने बने, 6 कॉम्बिनेशन बने, बस 6 ये ऑड के बनेंगे और 6 ही ऐसे आपके ये इवन वाले के बनेंगे, करेक्ट। तो ऐसे ये 6 इवन वाले के बनेंगे, 2 2 4 4 2 4 4 2 4 2 4 ऐसे बन के, है ना। फिर देखो, अब जैसे मान लो, एक सेकंड में बना के दिखा देता हूँ ताकि थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाए आपके लिए। जैसे मान लो 2 बना के दिखाता हूँ, जैसे मान लो एक बना 2 2 4 4, एक बना 2 4 2 4। अब ये इसके साथ इन 6 में से कोई भी लग सकता है ना, ऐसे इसके साथ इन 6 में से कोई भी लग सकता है ना। तो ऐसे ही अगले वाले के साथ, अगले वाले के साथ, अगले वाले के साथ, अगले वाले के साथ। तो ये जो टोटल 6 है, इनमें से इन किसी भी एक के साथ ये 6 के 6 लग सकते हैं। दैट कैन बी वन पैटर्न। तो 6 ये 6 ये 6 इंटू 6 36। So there are 36 ways in which these numbers can be put.
क्लियर हुई बात? इसी को अगर आपको PNC फलाना ढिमाके सॉल्व करना है वैसे करो, अगर आप कंफर्टेबल हो, नहीं कंफर्टेबल हो जैसे मैं सिखा रहा हूँ वैसे कर लो। ऑड नंबर्स को लगा के कैसे लग सकते हैं ऑड नंबर्स? 6 तरीकों से। इवन कैसे लग सकते हैं? 6 तरीकों से। तो टोटल कॉम्बिनेशन कितने बनेंगे? यहाँ पे लोग पिटफॉल करेंगे, वो क्या करेंगे? 6 + 6 12 कर देंगे। अरे भाई, अगर मैं बोल रहा हूँ कि एक नंबर है 1 2 और एक नंबर है 2 4, एक नंबर है 2 1 और एक नंबर है 4 2, तो इनसे कितने नंबर बन सकते हैं? तो ऐसे बन सकता है ना, 1 2 2 4 1 2 4 2 2 1 2 4 2 1 4 2, 4 बने ना, तो 2 × 2, राइट? यहां पे अगर एक ऐड कर दोगे, मान लो कुछ बेसिक 5 6 ऐड कर दोगे, तो 1 2 5 6 2 1 5 6, तो 2 × 3, तो ऐसे 6 × 6। क्लियर हुई बात? इंडिविजुअल नहीं निकालने थे ना, पूरा नंबर निकालना था ना। तो एक का निकाला 6 तरीके, दूसरे का निकाला 6 तरीके, तो 6 तरीके × 6 तरीके, टोटल 36 तरीके। क्लियर हुई बात? अब आप देख लो आपको इसको इजी में डालना है कि टफ में डालना है, बट दिस इज हाउ यू विल सॉल्व सच क्वेश्चंस। गॉट इट? बढ़े आगे। चले, ABC वर्किंग इंडिपेंडेंटली कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 8 16 and 12 days respectively. A alone works on Monday, B alone works on Tuesday, C alone works on Wednesday, A alone works on again on Thursday, and so on. Consider the following statements. The work will be finished on Thursday, the work will be finished in 10 days. ठीक है, तो बेसिकली A जब एक दिन काम करता है तो 1/, तो मतलब टोटल काम मान लो 1 है, तो A एक दिन में कितना कंप्लीट करता है? 1/8। B एक दिन में कितना कंप्लीट करता है? 1/16। C एक दिन में कितना कंप्लीट करता है? 1/12। करेक्ट? तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, देखो इसको ऐसे लिखो, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, है ना? ABC A, करेक्ट? ऐसे निकालना है आपको। तो एक बार हम ये देख लेते हैं कि ये कितने कितने दिन के ब्लॉक्स में कितना कितना काम कंप्लीट हो रहा है, ऐसे समझ लेते हैं एक बार। तो जैसे मान लो एक बार जब ये तीनों काम कर देते हैं तो कितना काम कंप्लीट हो रहा है? 1/8 + 1/16 + 1/12। व्हाट विल बी द वैल्यू? द वैल्यू विल बी, मान लीजिए 48। ठीक है, तो 8 6 = 48, 16 3 = 48, 12 4 = 48, 6 और 3 9 4 12, 12/48, 1/4। तो मतलब जब ये तीनों एक बार काम करके निपटते हैं तो 1/4 काम हो जाता है पूरा। ठीक है, तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे 3 दिन में 1/4 काम पूरा हुआ, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे 3 दिन में फिर 1/4 काम पूरा हुआ, संडे, मंडे, ट्यूसडे फिर 1/4 काम पूरा हुआ, फिर वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे। ओके, तो अब आगे काम बढ़ेगा, संडे, मंडे, ट्यूसडे तक हुआ। करेक्ट? देखो अभी मैंने आपके सामने बैठे बैठे कैलकुलेशन एरर किया, आपके सामने बैठे बैठे। क्या कैलकुलेशन एरर किया मैंने आपके सामने बैठे बैठे? यही, किसी का भी फोकस लूज हो सकता है पेपर में, किसी का भी। 6 + 3 9 + 4 कितना होना चाहिए था? 13। मैंने इसको लिख दिया 12। जैसे ही फोकस लूज हुआ मार्क्स गए। अब ये तो मैंने आइडेंटिफाई कर लिया है, देखते देखते समझ में आ गया कि नहीं ये नहीं होना था ऐसा। सो दिस विल बी 13/48। तो मान लो टोटल काम 48 है, तो जब ये तीनों एक बार करके निपटते हैं तो 13 काम खत्म होता है। गॉट इट? तो 13, सबसे पहले 13 एक मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे में 13 खत्म हुआ, फिर थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे में 13 खत्म हुआ, फिर संडे, मंडे, ट्यूसडे में दोबारा 13 खत्म हुआ। तो 13 13 13 विच इज 39 अमाउंट ऑफ काम खत्म हो चुका है बाय ट्यूसडे। तो अब वेडनेसडे को कौन काम करेगा? ए काम करेगा आके, वो 8 काम और खत्म कर देगा। तो 39 + 8 कितना हो गया? 47। अब भी एक अमाउंट ऑफ काम बचा, तो बी जब थर्सडे को आएगा तो उस एक अमाउंट ऑफ काम को पूरा कर देगा, एंड हैंस द वर्क विल बी फिनिश्ड ऑन थर्सडे। बात समझ में आई? एक बार मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे जब ये काम करने आए तो 48 में से 13 काम खत्म किया, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे को काम करने आए 13 काम खत्म किया, संडे, मंडे, ट्यूसडे को काम करने आए 13 काम खत्म किया। तो कितना काम खत्म हुआ टोटल? 39। अब कितना बचा था? 9 बचा था। ए एक दिन में कितना करता है? 8 करता है। तो ए ने जब आके वेडनेसडे को काम किया होगा तो इसमें से 8 और खत्म कर दिया होगा, तो अब 1 बचा होगा। तो अब वो 1 कंप्लीट करने के लिए बी को थर्सडे को आना ही पड़ेगा। हेंस दिस द वर्क विल बी फिनिश्ड इन 10 days। कैलकुलेट कर लो, 1 2 3 4 5 6, फिर 7 8 9, फिर एक दिन ए आया 10 और 11, तो 11वें दिन काम खत्म हुआ, 10 दिन में नहीं हुआ। तो हेंस दिस विल बी इनकरेक्ट, आंसर विल बी ए।
सिर्फ एक कैलकुलेशन एरर की वजह से मेरा पूरा इतना सिंपल क्वेश्चन गलत हो जाता, इतना सिंपल क्वेश्चन। दिस इज वाई आई ऑलवेज से फोकस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मार्क्स। फोकस से करोगे तो मार्क्स आएंगे। गॉट इट? क्लियर? समझ में आई बात? चले, लेट अस मूव अहेड टू क्वेश्चन नंबर 24। ये वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। 7, 9, 10 is equal to 8, 9, 11, 30 is equal to 5, 11, 17, 21 is equal to 13. What is the value of 23, 4 and 15? तो बेसिकली एक पैटर्न टाइप का क्वेश्चन है ना। 7, 9, 10 में हम ऐसा क्या करेंगे, यहाँ पे ऐसे 8 आए, 9, 11, 30 में ऐसे क्या करेंगे 5 आए। तो बेसिकली व्हाट इज दिस इज अ पैटर्न काइंड ऑफ अ क्वेश्चन। आपको यहाँ पे बीच में कुछ निकालना पड़ेगा। गेटिंग माई पॉइंट कि भाई किस तरीके से ये 8 तक हम पहुंच सकते हैं। सबसे सिंपल कोई भी इक्वेशन किसकी बनती है, एडिशन की बनती है। सबसे सिंपल वही ऑपरेशन है, तो ऐड करके देखो। 7 + 9 16, 16 + 10 26। आपको दिख रहा है कि 26 और 8 में एक चीज़ तो कॉमन है, 2 + 6 8 बन जाता है। ठीक है, अगले रख लेते हैं, एक बार आगे ट्राई करते हैं। 9 + 11 20, 20 + 30 50, 5 + 0 5, 11 + 17 28, 28 + 21 49, 4 + 9 13, 23 + 4 27, 27 + 15 42, 4 + 2 6. So the answer here will be A. ये तो सिंपल था, मतलब डायरेक्ट उससे निकल गया, प्लस करके देखने से निकल गया। सो बेसिकली कुछ नहीं है, वही पैटर्न ढूंढने होता है। गॉट इट? लेट x बी अ पॉजिटिव इंटीजर। तो क्या समझ में आया? क्वेश्चन को सिंप्लिसिटी से शुरुआत करो। स्टार्टिंग में ही आप इसमें मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, कॉम्बिनेशन ऑफ पैटर्न्स लगाने मत शुरू करो। कई बार सबसे सिंपल तरीके से आंसर सामने आ जाएगा, तो आपकी मेहनत पे पानी फिर जाएगा अगर आप बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट कर रहे हो। लेट अस लुक एट क्वेश्चन नंबर 25. Let x be a positive integer such that 7x + 96 is divisible by x. How many values of x are possible? 7x + 96 is divisible by x. X is a positive number where 7x + 96 is divisible by x. How many values of x are possible? ठीक है, इसका क्या मतलब है? देखो 7x डिवाइड बाई x तो होना ही है, वो तो कोई पॉइंट ही नहीं है, x से x कटेगा ही। 96 बाई x शुड बी डिविजिबल बाई x। 96 डिवाइड बाई x शुड बी डिविजिबल बाई x। क्लियर? तो x जो है वो 96 का कोई ना कोई फैक्टर बनेगा। तो 96 के फैक्टर निकालना शुरू करते हैं। 1 हाँ, 2 हाँ, 3 हाँ, 4 हाँ, 5 नहीं, 6 6 6 6 6 6 हाँ बिल्कुल, 16 6 96। फिर 7 नहीं, 8 हाँ, 12 8 96, 9 नहीं, 10 नहीं, 11 नहीं, 12 यस, 12 8 96, 13 नहीं, 14 नहीं, 15 नहीं, 16 यस। फिर 16 आ गया, तो अब 16 से लेके फिर अगला क्या आ जाएगा? 17 नहीं, 18 नहीं, 19 20 21 24 करेक्ट, 24। फिर एक बनेगा 32 3 ज़ा एंड 48 2 ज़ा। देखो ऐसे भी कर सकते हो है ना, 48 2 ज़ा, 32 3 ज़ा, 24 4 ज़ा, ऐसे भी करके निकाल सकते हो। 6 ज़ा, 8 ज़ा, जब यहाँ तक आ जाएगा तो बस इसका उल्टा कर दो फिर। तो 1 2 3 4 6 8 और इन्हीं में ये वाले, तो 6 और 6 12, टोटल 12 फैक्टोरियल हो गए, तो x की वैल्यू 12 बन सकती है। आंसर आ गया। गॉट इट? समझ में आई बात सबको? ओके, चलें आगे। गुड, ये हो गया। नेक्स्ट मूव करते हैं टू क्वेश्चन नंबर 26। ये वाला आई होप सबको समझ में आए, क्योंकि 7x से x एक बार के में डिवाइड हो जाएगा। 96 बाई x में अब आपको एक फुल फ्लेजेड नंबर डिवीजन चाहिए ना, पॉजिटिव इंटीजर है और डिविजिबल बाई x है, तो 96 इज डिविजिबल बाई x, मतलब कंप्लीटली डिविजिबल। तो बस आपको x की वैल्यूज निकालनी है। तो 96 किन किन नंबर से डिवाइड होता है वो निकालना है, 1 से लेके, बस हो जाएगा आपका आंसर। गॉट इट? समझ में आया सबको? हाँ 96 भी आएगा ना, तो 6 और 6 12, ठीक है। हाँ मेरे को वही लगा कि 11 हो रहे हैं क्या। 96 भी आएगा लास्ट का फैक्टर, ये मत भूल जाना। 1 और 96 इनको मत भूल जाना, ठीक है। तो टोटल 12 फैक्टर्स हो जाएंगे। चाहो तो फैक्टराइजेशन करके भी देख सकते हो, वो भी आसान होता है। 2 48
2 24 2 8 सॉरी 12 फिर 2 6 2 3 एंड देन 3 1। तो एक 1 और 96 इनको हटाई दो, फिर इनके कॉम्बिनेशंस बना लो। जैसे 48 24 12 6 3 ये सब तो दिख ही रहे हैं ना आपको। फिर इनके कॉम्बिनेशन में क्या बन जाएगा 2 4 8 ये कॉम्बिनेशंस बनते हैं दिख रहे हैं। 16 32 ये कॉम्बिनेशंस यहाँ से बन जाएंगे और ये बाकी इतना। तो ऐसे भी निकाल सकते हो, आपकी मर्जी है जैसे भी निकालना चाहो, बट दिस इज द मेथड। चले, इफ P Q R S आर डिस्टिंक्ट सिंगल डिजिट पॉजिटिव नंबर्स देन व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ P प्लस Q R प्लस S। P प्लस Q और R प्लस S की ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या हो सकती है इफ P Q R S आर सिंगल डिजिट पॉजिटिव इंटीजर्स। सिंगल डिजिट पॉजिटिव इंटीजर, देखो मैं बताऊँ सबसे कॉमन गलती क्या होगी, लोग P और Q को 9 और 8 मानेंगे, R और S को 7 और 6 मानेंगे और ऐड कर देंगे। 9 और 8 17, 7 and 6 13 एंड 7 into 13 विल बिकम 2 to 1 और लोग उसी को आंसर मार देंगे। ये सबसे कॉमन मिस्टेक होगी यहाँ पे, यही यहाँ का पिटफॉल है। आप कुछ और ट्राई करके नहीं देखोगे। ऐसे भी तो सोच सकते हो, मान लो 9 प्लस 6 और 7 प्लस 8 हो जाए तो 15 into 15 into 15 इज 225, करेक्ट। तो वो भी तो आंसर है, वो भी तो बड़ा नंबर है। लोग यहीं पे रुक जाएंगे, ये करके मार के आगे बढ़ेंगे, यहीं पे मिस्टेक हो जाएगी। ओके 9 और 7 भी करके देख लो एक बार। 9 प्लस 7 एंड 8 प्लस 6, तो 9 और 7 16 एंड 8 and 6 14, तो 16 into 14 विल बिकम 224, तो वहाँ पे ये आ गया। फिर आपने 9 और 6 करके देखा तो ये आ गया। हेंस जितने कॉम्बिनेशंस बने उससे 2 to 5 बिकम्स द बिगेस्ट। क्लियर? देखो तीनों आंसर बन रहे थे ये। यूपीएससी सो चंड। आंसर इज 26। A number n is formed by writing 9 for 99 times. A number n is formed by writing n for 99 times. 9 को 99 बार लिखा तो n बन गया, मतलब ऐसे 9 9 9 9 9 है ना। What is the remainder if n is divided by 13? अगर ये 99 टाइम्स लिखा हुआ 9, इसको आप क्या फालतू क्वेश्चन है। ओके देखो, दिस इज अ क्वेश्चन दैट यू कैन अवॉइड इन द पेपर भाई, आसाम से, है ना। ये आप अवॉइड कर सकते हो, मेरा तो मानना यही है टू बी ऑनेस्ट। दे कैन बी ट्रिक्स एंड फॉर्मूलाज टू सॉल्व सच क्वेश्चंस। आई कैन ऑल्सो टीच यू सम, बट हटा दोगे तो बहुत ही बेटर है, बहुत ही बेटर रहेगा। 9 को 99 टाइम्स लिखा, ओके तो देखो ऐसे क्वेश्चंस को ना मैथमेटिक्स में साइक्लिसिटी के क्वेश्चंस बोलते हैं। मैं समझाता हूँ इसमें क्या होता है। बेसिकली क्या होगा कि जब आपको ऐसे इतने बड़े नंबर को 13 से डिवाइड करना पड़ेगा तो ऑब्वियस सी बात है पेपर में आप लिख के नहीं कर सकते। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि 9 की कितनी कॉम्बिनेशंस का 13 कंप्लीट डिवाइड कर देता है। मतलब 99 से शुरू करता है तो क्या है 13 से कंप्लीटली डिविजिबल है? नहीं। 999 है क्या? 13 7 सा 91, 8 गए, 13 7 सा नहीं हो रहा है। 4 के लगा के देखो, नहीं हो रहा है। 5 के लगा के देखो, नहीं हो रहा है। 6 के लगा के देखो, 13 7 जा 91, 8 उधर चले गए, 13 6 जा 78, करेक्ट। 11 चले गए, 119। अब कितना हो जाएगा? 8 जा 13, 8 से लगा के देख लो, फिर आगे चले गए। देन सो बेसिकली व्हाट विल कम एट द एंड इज दैट, भाई यहाँ पे ये 9 जा, फिर ये आगे गया, फिर 13 दूनी मतलब 26, तो 3 बचा, 29 13 दूनी 26 एंड लास्ट में 39 3 जा। हाँ तो देखो अभी ये कंप्लीटली डिवाइड हो गया। तो जब आपके 6 बार 9 को लिखा तो कंप्लीट डिवाइड हो गया। ऐसे जब इसके अगले 6 लिख दोगे यहीं इसके पीछे तो ये भी कंप्लीटली डिवाइड होगा। फिर एक और बार 6 लिख दोगे ये भी कंप्लीटली डिवाइड होगा। सो बेसिकली 6 6 6 जितनी बार भी ऐसे 9 लिखे जाएंगे 6 बार 6 टाइम्स वो डिवाइड होगा। तो 99 से पहले क्या मल्टीपल बनता है? 96, है ना। जब अगर 96 टाइम्स आप 9 लिख रहे हो तो इसका मतलब आप 6 6 के 16 ब्लॉक्स में इसको बांट सकते हो एंड दैट नंबर विल बी कम्प्लीटली डिविजिबल बाई 13। तो उसके बाद के कितने डिजिट बचे? वहाँ तक तो कंप्लीट डिवाइड हो गया। तो इसका मतलब अब आपको जो रिमाइंडर मिलेगा वो 999 डिवाइड बाई 13 से मिलेगा। एंड 999 डिवाइड बाई 13 निकालना है अब आपको। 13 7 जा 91,
8 चला गया 89, 13 6 78, रिमाइंडर बचा 11, आंसर हो गया 11। समझ में आया सबको? बेसिकली क्या करना है आपको, ये देखना है कि 9 को कितनी बार लगाने पे सबसे पहली बार, 9 को कितनी बार रिपीट करने पे सबसे पहली बार वो 13 से डिवाइड हो जाएगा। सो जब मैं 9 को 6 टाइम्स लगाता हूँ तो वो 13 से completely डिवाइड हो जाता है। As soon as you get this particular, as soon as you get to this particular point, you are sorted, because अब आपको बस वो 6 6 6 6 के ब्रैकेट में रखते जाना है। Got it? चलो, each digit of a 9 digit number 1 2 3 4 5 6 7 8 9 is 1. It is multiplied by itself, मतलब this into 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है ना, 9 ones 9 ones, इसको मल्टीप्लाई कर दिया है तो जो नंबर आएगा अब उसका रिजल्टेंट, मतलब व्हाट इज द सम ऑफ द डिजिट्स, जो ये निकल के आ रहा है इसका सम क्या होगा, ठीक है, व्हाट विल बी द सम ऑफ द रिजल्टिंग डिजिट्स। ठीक है, चलो निकाल के देखते हैं। अब क्या इसको मल्टीप्लाई करेंगे पेपर में? नहीं, हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि अगर 11 को 11 से मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब 1 को 2 टाइम्स लिखने पे क्या आता है, 1 2 1 1 1 1 को 1 1 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, 1 2 3 2 1। क्या समझ रहे हो कि जितनी बार 1 लिखा उतने नंबर तक गए और फिर वापस आ गए, जितनी बार 1 आया उतने नंबर तक गए वापस आ गए, तो 1 2 3 2 1। तो ऐसे ही जब 9 टाइम्स 1 लिखा है तो क्या होगी वैल्यू, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 8 7 6 5 4 3 2 1. This is the number that will be formed. Correct? Now what we have to do? We have to just add this. इसको बस ऐड कर दो, इसको ऐड करते आपका आंसर आ जाएगा। करो ऐड। 2 और 1 3 और 3 6 और 4 10 और 5 15 और 6 21 और 28 और 8 36 और 9 45 और 8 53 और 7 60 और 6 66 और 5 71 4 75 3 78 2 80 और 1 81। आंसर आ गया आपका आपके सामने। गॉट इट? क्लियर टू एवरीबॉडी? कैसे कि हमने 11 के पैटर्न देख लिए कि 11 को मतलब 1 को जब 2 बार आपस में लिख के मल्टीप्लाई करते हैं तो वो 1 2 1, ऐसे 3 बार लिख के करते हैं 1 2 3 2 1, 4 बार लिख के करेंगे तो 1 2 3 4 3 2 1, 1 2 3 4 5 4 5 4 3 2 1, 1 2 3 4 5 6 5 4 3 2 1। तो ऐसे ही 1 2 3 4 5 6 7 8 9 8 7 6 4 4 3 2 1। करेक्ट? इसको ऐड कर दिया, आंसर आ गया 81। कहाँ तक मल्टीप्लाई करते हुए बैठोगे? बहुत ही ईजी क्वेश्चन बनता है ना। What is the sum of all digits which appear in all the integers from 10 to 100? 10 to 100 तक अगर हम सारे इंटीजर लिख लें, 10 से 100 तक सारे इंटीजर लिख लें और उनका सम कर दें, ऐड कर दें, तो क्या आएगा? सारे डिजिट्स का सम ऑफ ऑल डिजिट्स विच अपियर इन ऑल द इंटीजर्स फ्रॉम 10 to 100, मतलब 10 11 12 ऐसे कर करके वी हैव टू ऐड इट। चलो देखते हैं कितना आता है। इस क्वेश्चन को अलग से एक पेपर में सॉल्व करके दिखाता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल आपको क्या करना है, सम ऑफ ऑल डिजिट्स निकालना है। ठीक है भाई, 100 एक 3 डिजिट नंबर है, उसको साइड रख लेते हैं। तो बेसिकली 2 डिजिट नंबर का आपको सम निकालना है। ठीक है, जो भी किसी 2 डिजिट नंबर में डिजिट आई उन सबका सम निकालना है। राइट? सो ऐसे सोचो 10 11 12 13 14 ऐसे मान लो 19 तक जाएगा। ठीक है, फिर ऐसे 10 के बाद ये 20 वाला आ जाएगा, 19 20 है ना, फिर 21, फिर ये 29 तक जाएगा, फिर मान लो ये 30 आ जाएगा, फिर ऐसे ये आते आते 90 आ जाएगा और ये आखिर में 99 तक जाएगा। क्लियर? दिस इज हाउ द सम विल लुक लाइक। अब आपको क्या करना है, ईदर दीज हैव यूनिट डिजिट्स और दीज हैव टेंस डिजिट्स, है ना। तो यूनिट डिजिट में क्या क्या एक बार समझते हैं। जैसे यहाँ पे यूनिट डिजिट में, एक सेकेंड, जैसे यहाँ पे यूनिट डिजिट में 9 है, राइट। ऐसे यहाँ पे 8 आया होगा, ऐसे यहाँ पे 7 6 5 4 है ना, 3 2 1 और यहाँ पे देखो 0 है। तो यानी कि 1 से लेके 9 तक, 1 से लेके 9 तक सम हो रखा है कितनी बार? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टाइम्स। क्लियर हुआ? 9 का 9 बार सम, फिर 8 का 9 बार सम, 4 का 9 बार सम, ऐसे करके। क्लियर हुई बात? समझ आया? तो देयर आर 2 वेज टू सॉल्व इट। या तो आप ऐसे कर लो कि मैं 1 से लेके 9 तक ऐड कर लूँ,
है ना, और उसको मल्टीप्लाई कर दूँ 9 से, आ जाएगा। या फिर आप अगर लंबा रूट लेना चाहते हो तो 9 को 9 बार ऐड कर लो, फिर 8 को 9 बार ऐड कर लो। दिस इज ऑल्सो हाउ यू कैन गो अबाउट इट। दोनों तरीके से यू विल गेट आंसर। करके दिखाता हूँ दोनों तरीकों से। मान लो 1 से 9 तक का सम कितना होता है, 9 और 8 17 और 7 24 30 35 39 42 44 45 45। सो 45 इंटू 9 इज इक्वल टू 405। अब इससे करके देख लो, 9 9 81, 8 9 बार लिखोगे 72 63 54 45 36 27 18 9 ऐड कर दो, कितना आ गया 405। ठीक है, तो जो यूनिट डिजिट्स पे हैं, समझ में आ गया, सारे यूनिट डिजिट समझ में आ गए, उनका सम हो गया आपका कितना, क्योंकि वो 9 टाइम्स हैं 1 से लेके 9 तक, उसका सम हो गया 405। अब 10th डिजिट वाले देख लेते हैं। ठीक है, 10th डिजिट का क्या सीन है, अगेन 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 1 से लेके 9 तक इसमें कितनी बार है, बस ये ध्यान देना है। इसमें दिस इज 10 नंबर ऑफ टाइम्स, बस यही अंतर है। सो अगेन 1 से लेके 9 तक है, लेकिन कितनी बार, 10 नंबर ऑफ टाइम्स। तो 1 से लेके 9 तक का एक बार का सम 45, 10 टाइम्स का सम 450। गॉट इट। जो यूनिट डिजिट थी उसका सम आया था 405, जो 10 डिजिट है उसका सम आया 450, टोटल बिकम्स 855। नाउ हमने एक नंबर यहाँ ऊपर छोड़ दिया था साइड में 100, इसके डिजिट का सम है 1, तो 855 प्लस 1 इज इक्वल टू 856। आई बात समझ, क्लियर हुआ? आपको जब भी आप क्वेश्चन में कोई पैटर्न रिकॉग्नाइज कर लेते हो ना, वो क्वेश्चन बहुत इजी बन जाता है। तो इसमें सिंपल सा पैटर्न है कि भाई यूनिट डिजिट्स में ऐसे 9 9 9 9 8 8 8 8 7 7 4 3 2 1 सब 9 बार लिखे हैं। 0 भी 9 बार लिखा है, तो 0 को भी ले लो अगर लेना है तो, बट कोई मीनिंग नहीं बनता। समझ में आया? सिमिलरली ये जो 1 वाली डिजिट्स हैं, ये जो 1 पे जो मतलब यूनिट क्या बोलते हैं इसको, 10s पे जो लिखी हैं, ये भी 1 से लेके 9 तक 10 टाइम्स लिखी है। तो 1 से लेके 9 45, 10 टाइम्स लिखी है 450, आ गया आंसर। क्लियर? पेपर में थोड़ा सा टफ ऐसा क्वेश्चन हो जाता है, आई अंडरस्टैंड दैट, सो इट्स ओके, है ना। आपको बस ऐसे क्वेश्चंस ढूंढने हैं जो थोड़े से ठीक रहे। ABCD इज अ स्क्वायर, इसको सेकेंड इसको थोड़ा सा रीरेज कर देते हैं। ओके, ABCD is a square, one point on each of A, B and C, D and two distinct points on each of B, C and D, A are chosen. A, B, C, D ऐसा करके एक स्क्वायर बना लेते हैं। ठीक है, अब ये कह रहा है कि A, B, C and D, one point on each of A, B and C, D are chosen. A, B पे एक पॉइंट चूज कर लो, C, D पे एक पॉइंट चूज कर लो, एंड टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स ऑन ईच B and C and D है, तो यहाँ पे भी दो पॉइंट चूज करने हैं। चलो जी, कर लिए। हाउ मेनी डिस्टिंक्ट ट्रायंगल्स कैन बी ड्रॉन यूजिंग एनी 3 पॉइंट्स एज वर्टाइसेस आउट ऑफ दी 6 पॉइंट। इन 6 पॉइंट्स में से 3 पॉइंट्स को यूज करके, 6 पॉइंट्स में से 3 पॉइंट्स को यूज करके किन्हीं भी 3 पॉइंट्स को कितने डिस्टिंक्ट ट्रायंगल्स बनाए जा सकते हैं। ओके, कितने डिस्टिंक्ट ट्रायंगल्स बनाए जा सकते हैं। राइट, गॉट इट। अभी अगेन मेरा क्या होता था कि मुझे लगता था कि मैं कोई ना कोई ट्रायंगल इसमें मिस कर ही दूंगा, तो आई ऑलवेज यूज टू अवॉइड सॉल्विंग सच क्वेश्चंस, बट मैं आपको तरीका समझाता हूँ। ठीक है, सो देखो, जो लोगों को अंडरस्टैंडिंग है एल्केसी, उनको बहुत ईजी लगेगा ये क्वेश्चन। बेसिकली क्या है, 6 पॉइंट्स दिए हैं और उन 6 पॉइंट्स में से आप 3 पॉइंट्स को सिलेक्ट कर सकते हो एक बारी में। तो ऐसे कितने पॉइंट्स आप सिलेक्ट कर सकते हो, ऐसे कितने कॉम्बिनेशन आप बना सकते हो, बस यही क्वेश्चन है। बस सबसे सिंपल तरीका होता है इसका, 6 पॉइंट हैं, 3 को सिलेक्ट करना है, निकाल दो। इसको लॉन्ग रूट से भी कर सकते हो, इनको नंबर दे दो पॉइंट्स को, 1 2 3 4 5 6। अब देखो बेसिकली क्या है, द पॉइंट्स दैट विल बिकम आर ऐसे है ना, 1 2 3 1 2 4 1 2 5 1 2 6, फिर सिमिलरली 1 3 4 1 3 5 1 3 6, ऐसे ऐसे करके आप फिर 2 फिर अलग पॉइंट्स लोगे, है ना। 1 2 3 ले लिया, फिर 1 2 3, फिर 1 2 4 ले लिया, तो ऐसे 1 3 4 ले लिया। अब यहाँ पे 1 4 ले लोगे तो 1 4 5 1 4 6, फिर 1 5 6, तो सिर्फ 1 से कितने बन गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 पॉइंट्स बने, 10 ट्रायंगल बने। अब ऐसे 2 से निकालो, पुट 2 हेयर, तो जैसे 2 से जब निकालोगे तो 2 1 3 नहीं बनेगा, क्यों? क्योंकि 2 1 3 ऑलरेडी बन चुका है। समझ में आ रही है बात? ऐसे 2 1 4 नहीं बनेगा,
तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो 2 से जब भी निकालोगे तो कहाँ से शुरू करोगे, 2 3 4, 2 3 5, 2 3 6, सिमिलरली 2 4 5, 2 4 6 या 2 5 6, तो 1 2 3 4 5 6, कितने हो गए 10 और 6 16। अब 3 से निकालना है तो 3 4 5, 3 4 6 एंड 3 5 6, और लास्ट में क्या बचेगा 4 5 6, टोटल कितने हो गए 10 और 6 16 और 3 19 और 1 20, आ गया आंसर। तो या तो ये तरीका कर लो, बहुत सिंपल है, या फिर 63 कर लो, इससे भी बहुत सिंपली निकल जाएगा। 6 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, कैसे होता है 3 का फैक्टोरियल इंटू 6 माइनस 3 मतलब 3 का फैक्टोरियल, तो कितना हो गया 6 इंटू 5 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 3 का फैक्टोरियल मतलब 6, 6 से 6 कटा 5 इंटू 4 20, 63 इक्वल टू 20। या तो ये तरीका ले लो या दूसरा ले लो, बहुत सिंपल हो जाएगा क्वेश्चन। करेक्ट। सो इवन मतलब समटाइम्स व्हेन यू हैव प्रैक्टिस्ड एंड यू शो अ बिट ऑफ कॉन्फिडेंस इन योर प्रैक्टिस, मैंने अभी आपके सामने पहली बार ये क्वेश्चन सॉल्व किया, मैं पेपर में छोड़ देता हूँ ऐसे क्वेश्चंस, लेकिन हो गया ना देखो। So it is never tough if you are simplifying things in your head, if you are practicing things, if you are showing some bit of confidence. चलिए, let's move to question number 36 आएगा ना, ठीक है। चलो let's move to question number 36। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, a box contains 14 black balls, 20 blue balls, 26 green, consider the following statements, the smallest number n such that any n balls drawn from the box randomly must contain one full group of at least one color, one full group of one color, है ना। तो मतलब ऐसी मैक्सिमम कितनी बॉल ड्रॉ करनी है, जैसे वो जूते वाला क्या था ना, पेयर ऑफ शूज, वैसा सही क्वेश्चन है। सो मान लो आप वर्स्ट केस लेना है ना, वर्स्ट केस निकालना है। सबसे पहले आपने निकाली तो 54 की 54 वाइट बॉल आ गई, फिर आपने निकाली तो 38 की 38 रेड बॉल्स आ गई, फिर 28 की 28 येलो, फिर 26 की 26 ग्रीन, फिर 20 की 20 ब्लू, फिर अब आपने पहली ब्लैक निकाली, है ना। तो ये कॉम्बिनेशन बना आपका, इसको आप ऐड कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। अगर ये 175 है तो आपका आंसर ठीक है, करो ऐड। 8 और 4 12 और 8 20 और 6 26 और 1 27, 8 और 4 12, 12 और 8 20, 20 और 6 26, 26 और 1 27। अच्छा नहीं, वन फुल ग्रुप लिखा है ना, वन फुल ग्रुप ऑफ एटलीस्ट वन कलर, हाँ तो वन फुल ग्रुप आपको निकालना है, पूरा ग्रुप ही निकालना है। करेक्ट, तो मतलब पूरा ग्रुप बाहर आना चाहिए। तो सपोज करो इसको ऐसे कि देखो रुको, ये कैसे हो जाएगा कि पूरा ग्रुप बाहर निकालना है। तो मान लो आप निकालते जा रहे हो निकालते जा रहे हो निकालते जा रहे हो और एक बॉल बच गई थी, है ना। तो मतलब आपने बेसिकली कैसे किया कि आपने बॉल्स निकालनी शुरू की। देखो क्या बोल रहा है, वन फुल ग्रुप ऑफ एटलीस्ट वन कलर। तो सपोज करो आपने पहले 13 बॉल्स निकाली, 13 की 13 ब्लैक निकली, और फिर आपने अगली निकाली वो ब्लू निकल गई। करेक्ट, तो 13 ब्लैक, फिर वर्स्ट केस में क्या अगली 19 की 19 ब्लू निकल गई, फिर वर्स्ट केस में अगली 25 की 25 ग्रीन निकल गई, फिर वर्स्ट केस में 27 की 27 येलो निकल गई, फिर 37 की 37 रेड निकल गई, एंड फिर 53 वाइट बॉल निकल गई। अब ये नंबर हो गया। अब इसके बाद अब इसके बाद क्या है, एक ये बची है, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये, 1 2 3 4 5 6 बॉल बची है। कोई सी भी एक बॉल निकालोगे तो एक पेयर निकल जाएगा। करेक्ट, ऐड दिस, 9 और 3 12 और 5 17 और 7 24, 24 और 7 31, 31 और 3 34 और 1 35 का 5, हाथ से लगे 3 3 और 5 8 और 3 11 और 2 15 और 11 और 2 13 और 2 15 और 1 16 और 1 17, 175 आ गया आंसर। गॉट इट। The smallest number m such that any m balls drawn from the box randomly must contain at least one ball of each color। ये वही था जो हम पहले कर रहे थे, at least one ball of each color, at least one ball of each color। तो मान लो सबसे पहले वही कि आपने 54 वाइट निकाल ली, फिर 38 निकाल ली, फिर 28 निकाल ली, फिर 26 निकाल ली, फिर 20 निकाल ली। अब आप जैसे एक निकालोगे तो वो ब्लैक की आएगी। तो नाउ दिस इज वन बॉल ऑफ ईच कलर। ऐड कर दो, 8 और 4 12 और 8 20 और 6 26, 26 और 27 के साथ हासिल लगे 2 2 2 4 और 6 2 8 और 3 11 और 5 16, 167। सो यस, बोथ ऑफ दीज आर करेक्ट। क्लियर पिक्चर एकदम, बहुत सिंपल क्वेश्चन। If 0 is written as ZERO is written as CHUR, how is player written? क्या है भाई, Z में ABC 3 जोड़ रहे हैं, EFGH 3 जोड़ रहे हैं, RSTU MNO PQR, तो P में भी ऐसे करते जाओ, PQRS LMNO ABCD ZAB
ई का तुम्हें पता है ऊपर एच बन रहा है, एंड आर का भी यू बन रहा है, तो शोडभू। ओके, दिस इज योर आंसर। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, ए इज ओल्डर देन बी, सी एंड डी आर ऑफ द सेम एज, ई इज द यंगेस्ट, एफ इज यंगर देन डी, एफ इज ओल्डर देन ए। हाउ मेनी स्टेटमेंट्स गिवन अबाउ आर रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन द ओल्डेस्ट पर्सन। ओल्डेस्ट पर्सन निकालने के लिए क्या चाहिए, कितने लोग हैं पहले ये देख लो, ए बी सी डी ई एफ, है ना, ए बी सी डी ई एफ, इसमें से ओल्डेस्ट निकालना है, ए बी सी डी एफ, 6 लोगों में से कौन सा ओल्डेस्ट है वो निकालना है। तो क्या पता चल रहा है सबसे पहले, ए इज ओल्डर देन बी, एक सेकेंड, ए इज ओल्डर देन बी, सी एंड डी आर ऑफ सेम एज, तो सी और डी सेम एज के हैं, ई इज द यंगेस्ट, ई सबसे पीछे खड़ा है, एफ इज यंगर देन डी, मतलब एफ यहाँ पे खड़ा होगा, ठीक है, ये ऐसे साइन लग गया, और एफ जो है वो डी से यंगर है, तो इनके बीच में भी ऐसे साइन लग गया। लेकिन अभी हमें ये नहीं पता ना कि इनमें और इनमें क्या आपस में कनेक्शन है। अब जब इसने बोला कि एफ इज ओल्डर देन ए, तो अब हमें समझ में क्या आएगा कि ए और बी इसमें कहाँ जाएगा सीक्वेंस में, तो सी और डी यहाँ पे हैं, एफ यहाँ पे आ गया, एंड एफ इज ओल्डर देन ए, तो ए यहाँ पे आएगा और ई लास्ट में आएगा, मतलब ए यहाँ पे आएगा बी एंड यहाँ पे ई, सो दिस विल बिकम द सीक्वेंस। तो अब हमें समझ में आ रहा है कि जो ओल्डेस्ट हैं वो सी और डी हैं, करेक्ट। सो हमें सारे के सारे स्टेटमेंट्स ही यूज करने पड़े, बिना उसके काम नहीं चलेगा। गॉट इट, ऑल 5 स्टेटमेंट्स हैव टू बी यूज्ड। चलो, लेट अस लुक एट क्वेश्चन नंबर 39। देयर आर 5 मेंबर्स ए बी सी डी इन अ फैमिली, व्हाट इज द रिलेशन ऑफ ई टू बी। ई टू बी का रिलेशन निकालने 4 स्टेटमेंट्स दिया कि वही बोलेगा कि कितने सफिशिएंट है कितने सफिशिएंट नहीं है, ठीक है। चलो, लेट अस ट्राई एंड हैव अ लुक एट द क्वेश्चन। ए एंड बी आर मैरिड कपल, ठीक है, ए एंड बी आर मैरिड कपल, डी इज फादर ऑफ सी, डी इज फादर ऑफ सी, ई इज डीज सन, ई इज डीज सन, ए एंड सी आर सिस्टर्स, मतलब यहाँ पे इसको उठा के यहाँ ले आओ, है ना, तो ए एंड सी है ना, ये सिबलिंग है। अब आपको ई और बी का रिलेशन निकालना है, निकल रहा है, हाँ, मतलब ऐसे टाइप कुछ, या तो क्या बोलोगे, ई सन है, मतलब बेसिकली सिबलिंग का पार्टनर है, जो बी है वो ई के सिबलिंग की या का पार्टनर है। गॉट इट, समझ में आया भाई, ऐसे है ये ट्री, डी इज फादर, सी बच्चा इसका, ई भी बच्चा इसका, और ए भी बच्चा इसका, और ए की शादी हो गई बी से, राइट। तो हमें सारी चीज़ें पता होंगी तभी हम ई और बी के बीच का कनेक्शन निकाल पाएंगे। मान लो आपको ये नहीं पता है ना, आपको ये नहीं पता कि ए और बी मैरिड कपल है, तो कहाँ से निकालोगे, नहीं पता चलेगा। ए सी और ई के बीच का पता चल जाएगा, लेकिन बी से कोई कनेक्शन नहीं बैठेगा। अगर आप ये नहीं ले रहे हो तो आपको पता ही नहीं चलेगा ई क्या है, ई आउट ऑफ द पिक्चर ही हो जाएगा, तो ई वाला तो लेना ही पड़ेगा, बी वाला भी लेना ही पड़ेगा, तो ये दोनों स्टेटमेंट तो आनी चाहिए। क्या सिर्फ इनसे हो रहा है, नहीं, हमें ये नहीं पता चल रहा है इनसे कि डी, मतलब ये आपस में सिबलिंग्स हैं, है ना। उसके लिए हमें क्या करना पड़ा, इन दोनों से कनेक्शन बनाना पड़ा कि डी सी का फादर है और सी ए की सिस्टर है, तो हाँ, डी और ए का कनेक्शन है, और क्योंकि डी और ई का भी कनेक्शन है तो अब ई और ए का भी कनेक्शन हो गया, और क्योंकि ए और बी का कनेक्शन है तो ई और बी का भी कनेक्शन हो गया। ये बेसिकली कनेक्शंस का गेम है। सो हेंस ऑल द 4 स्टेटमेंट्स आर रिक्वायर्ड टू आंसर द क्वेश्चन। क्लियर हो गई बात। चूज द ग्रुप विच इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स, ऐसा ग्रुप चूज करना है जो बाकी से डिफरेंट है। ऐसा क्वेश्चन मेरे को लगता है कि आपको थोड़ा सा टाइम देना चाहिए, अगर आपको समझ में आए तो ठीक है, नहीं समझ में आए कोई बात नहीं। जैसे इस क्वेश्चन में देखो 17, 37, 47, 97 कैसे लग रहे हैं, सब प्राइम नंबर्स हैं। 31, 41, 53, 67 अगेन प्राइम नंबर्स, 71, 73, 79, 83 प्राइम नंबर्स, 83, 89, 97 प्राइम नंबर्स, 91 प्राइम नहीं है क्योंकि 13 इंटू 7 हो जाता है, राइट। सो ये एक ऐसा वो है, सीक्वेंस है, एक ऐसा ग्रुप है जिसमें एक नंबर प्राइम नहीं है। बट ऐसे क्वेश्चन बहुत ही लूजली फ्रेम्ड होते हैं, मुझे लगता है कि यूपीएससी को ऐसे क्वेश्चन नहीं बनाने चाहिए, क्योंकि इसको करने के बहुत तरीके हैं। सो जैसे मान लो अभी तो चलो इसका आंसर डी हो गया, है ना, अभी तो इसका आंसर डी हो गया इस पर्टिकुलर तरीके से, लेकिन एक दूसरा तरीका क्या है, ये हो जाएगा इसका आंसर। क्यों? क्योंकि दिस इज द ओनली ग्रुप वेयर द यूनिट्स डिजिट आर ऑल द सेम। इसमें तो नहीं है ऐसा, तो अभी क्या करेगा यूपीएससी। सो मुझे लगता है कि ये बहुत ही गलत क्वेश्चन है बनाना, लाइक वेरी रॉन्ग ऑफ यूपीएससी टू मेक सच क्वेश्चंस एंड देन एग्जाम, मतलब बच्चा कराएगा उस क्वेश्चन को, आप नेगेट भी नहीं करोगे, मान भी लोगे, द स्टूडेंट विल एंड अप लूजिंग मार्क्स। खैर क्या ही कर सकता है, यूपीएससी का तो कुछ कर नहीं सकते। सो फॉर नाउ
एक काम करते हैं, लेक्चर लंबा हो जाएगा बहुत, आपका भी बहुत टाइम जाएगा, सो नाउ लेट्स वाइंड अप दिस लेक्चर फॉर हेयर। 40 क्वेश्चंस तक आ गए हैं, जो बाकी बचे हैं वी विल डू दैट इन द नेक्स्ट लेक्चर। तो देखो हर एक क्वेश्चन हम सोल्व कर पाए, आप मुझे जेन्युइनली बताओ एक भी क्वेश्चन आपको ऐसा लगा क्या जो, मतलब कितने क्वेश्चन, चलो इनमें से जितने भी हमने क्वेश्चन किया, आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ देम हैव वी सॉर्टेड, आई गेस 27 इसमें टोटल थे, तो 80 में से 27 गए, बचे 53, तो हमने नियरली 26-27 क्वेश्चन इस पेपर में कर लिए होंगे आज। सो आई वांट यू टू टेल मी हाउ मेनी क्वेश्चंस डू यू फील, अगर ऐसे क्वेश्चंस आते हैं आप कामली सॉल्व करते हो तो इनमें से आप कितने सॉल्व कर पाओगे, हाउ मेनी ऑफ देम विल यू एबल टू सॉल्व एंड हाउ मेनी विल यू हैव टू स्किप, ओके, और कितने रॉन्ग भी हो सकते हैं। तो एक बार बताओ, एक्चुअली में बताओ कि कितने टफ लग रहा है, अब कितना टफ लग रहा है पेपर, अगर आप शांति से कर रहे हो, कितने ऐसे फॉर्मूलाज है, फिर आपको चीज़ें रटने की ज़रूरत है, थोड़ा सोच के लॉजिकली आंसर देना है ना, सोच के बताओ हल्का सा, आपके जो भी कंसर्न्स है पुट देम इन द कमेंट बॉक्स, आई विल एड्रेस देम। चलिए फिर, थैंक यू सो मच एवरीबॉडी, प्लीज टेक केयर, लेट्स मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर वेरी सून। टिल दैट टाइम दिस इज सत्यम जैन साइनिंग ऑफ, जय हिंद, टेक केयर।